अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है रेशो। हमारी सब डोमेन का नेम है रेट, रेशो एंड परसेंटेज और हमारी डोमेन है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाते हैं रेशो। ठीक है, रेशो बेसिकली यूज़ होती है, कंपेयर करती है क्वांटिटीज़ को जिनकी सेम काइंड हो, यानी कि एक जैसी क्वांटिटीज़, यानी कि अगर कैपेसिटी को मैयर करना है तो दूसरी भी क्वांटिटी कैपेसिटी को ही मैयर करे। ठीक है, लेंथ और वेट के का ना हो, लेंथ को मैयर करिए तो लेंथ को ही मैयर करे। तो ठीक है, दो सेम कॉइन की क्वांटिटीज़ और उनका यूनिट भी सेम हो, यानी कि अगर लेंथ को हम ये कंपेयर कर रहे हैं मीटर में तो दूसरी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है, तो पहले हमने उसका यूनिट को सेम करना होगा। ठीक है, द रेशियो इज अ न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज और थिंग्स ऑफ सेम काइंड। ठीक है, रेशियो बेसिकली क्या है, एक न्यूमेरिकल कंपैरिजन है। ठीक है, एक होता है क्वालिटेटिव कंपैरिजन, जैसे कि आइज़ कलर को देख लें। ठीक है, एक ब्लैक कलर आइज़ होती है और ब्राउन कलर आइज़, ये क्वालिटेटिव कंपैरिजन है, इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो रेशियो बेसिकली क्या है, वो एक न्यूमेरिकल कंपैरिजन है। ठीक है, दो क्वांटिटी या कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है या कम है, इसका मतलब है जो कि नंबर्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, बिटवीन टू क्वांटिटीज़ और थिंग्स ऑफ सेम काइंड, कोई सी भी दो या फिर दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन उनकी काइंड जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमने जब रेशो को फाइंड आउट करना होता है तो अगर उनका यूनिट डिफरेंट है तो पहले हमने उसके यूनिट को भी सेम करना होता है। ठीक है, तो पहले हम इस लाइन को यानी कि इस डेफिनेशन को हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं। ठीक है, अब हमें बता रहे हैं इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, हम जो रोज़ाना की ज़िंदगी गुजारते हैं वी कॉमनली यूज़ द वर्ड रेशो। हम जो रेशो को कॉमनली यूज़ करते हैं वर्ड को। ठीक है, रेशो हम ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में भी। ठीक है, वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्वांटिटीज़। ठीक है, कोई चीज़ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तभी हम रेशो के वर्ड को यूज़ करते हैं। मनी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी हम रेशो का वर्ड यूज़ करते हैं एंड द अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी हम रेशो का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मुस्लिम हैं और एज अ मुस्लिम हमें कुरान पाक में इस चीज़ की हदायत मिलती है कि जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो फादर की प्रॉपर्टी आगे से जो उसके बच्चों पर जानी होती है, ठीक है, वो किस हिसाब से होती है, यानी कि जो उनके लड़के और लड़कियों के दरमियान, यानी बॉयज़ और गर्ल्स या बेटे या बेटियों या सन और डॉटर्स के बिटवीन क्या रेशो होता है। सन को 2 प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता है और डॉटर को 1, तो 2:1। तो उसमें भी रेशो का बहुत बड़ा काम होता है। तो रेशो ऑलमोस्ट हर जगह हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों में देखते हैं। ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि एक बास्केट में 1 2 3 4 ग्रीन मैंगोज हैं, 1 2 3 4 5 येलो मैंगोज हैं। ठीक है, तो अगर ग्रीन मैंगोज की येलो मैंगोज से क्या रेशो होगी, अगर वो एक ही बकेट के अंदर है तो 4:5 होगी। ठीक है, यानी कि 4 ग्रीन है तो 5 येलो है। देयर आर 4 ग्रीन मैंगोज टू 5 येलो मैंगोज। हम इसको इस तरह से कहेंगे कि देयर आर 4 ग्रीन मैंगोज टू 5 येलो मैंगोज। ठीक है ना, अब हम रेशियो को किन डिफरेंट वेज में या किन डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अ रेशियो कैन बी एक्सप्रेस इन 3 फॉर्म्स। कितनी फॉर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है? 3 फॉर्म्स में। ठीक है, फर्स्ट है कि वर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी कि 4:5 यहाँ हम इस तरह से ये वर्ड फॉर्म है, दे आर 4 ग्रीन मैंगोज टू 5 येलो मैंगोज, ये अपने वर्ड फॉर्म है। सेकंड है कि रेशियो फॉर्म। रेशियो फॉर्म है कि 4:5, ये और ये तो 2 कॉलन का सिंबल है, यानी 2 ऊपर और नीचे डॉट है, ये रेशियो का सिंबल है, यानी 4:5। और थर्ड फॉर्म है फ्रैक्शन की फॉर्म। ठीक है, जैसे कि 4:5 इन वर्ड फॉर्म है, 4:5 इन रेशियो फॉर्म है, और 4/5 यानी जो रेशियो का फर्स्ट वाला नंबर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर और जो बाद वाला है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, और ये है रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने का तरीका। ठीक है, हम इस इजी रीडर यानी ये सब फॉर्म को हम किस तरह से पढ़ेंगे, द रेशियो ऑफ 4:5। ठीक है, सिमिलरली इन जनरल हम अगर कह रहे थे एक्स जो है वो फर्स्ट क्वांटिटी है एंड वाई, एक्स और 5 का मतलब है जनरल एक्स और वाई की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, और सेकंड वाई जो है सेकंड क्वांटिटी है, तो हम उनको राइट करें एक्स रेशियो वाई। तो द रेशियो ऑफ एक्स टू वाई, तो उसको हम कहेंगे एक्स द रेशियो ऑफ एक्स टू वाई। तो हम किस तरह से पढ़ेंगे, तो हम इधर से हाईलाइट कर लेते हैं इन जनरल। ठीक है, वो यूज़ हम कह रहे हैं अगर एक्स फर्स्ट क्वांटिटीज़ है और वाई सेकंड क्वांटिटी है तो हम उसको इस तरह से रीड करेंगे, द रेशियो ऑफ एक्स टू वाई।
इसके अलावा इफ़ मोर देन 2 क्वांटिटीज़ आर गिवन वी राइट देम, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ गिवन है, लेट्स सपोज कि 3 क्वांटिटीज़ गिवन है, तो x रेशियो y रेशियो z आप इस तरह से लिखोगे। अगर 4 क्वांटिटीज़ है तो आप w रेशियो x रेशियो y रेशियो z इस तरह से भी लिख सकते हो ना। इसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे कि अगर ज़्यादा क्वांटिटीज़ है तो हम किस तरह से उसको राइट डाउन करेंगे। अब हम इस रिमेंबर पर आ जाए, ठीक है। रिमेंबर में कह रहे हैं कि ऑलवेज कंपेयर द क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड विद सेम यूनिट, ठीक है। आपने सेम काइंड की क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है, ठीक है। अगर आप कैपेसिटी को कैपेसिटी से कंपेयर कर रहे हैं तो आपने कैपेसिटी को ही करना है। अगर आप लेंथ को लेंथ से कर रहे हैं तो लेंथ का ही कंपेयर करेंगे, और अगर आप वेट को कर रहे हैं या मास को कर रहे हैं तो आप वेट या मास से ही उसको कंपेयर करेंगे। और उसके बाद उसका यूनिट भी आप सेम करेंगे, यानी कि अगर आप जो है लीटर में मैयर कर रहे हैं, ठीक है, कोई आप वाटर के टैंक को मैयर कर रहे हैं लीटर में और मेडिसिन जो है वो मिलीलीटर में है, तो आपको वाटर के टैंक के यूनिट को भी पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा, देन आपको उसको कंपेयर करना होगा, ठीक है। बिकॉज द रेशो ऑफ 2 सेम क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड, यानी कि अगर 2 क्वांटिटीज सेम है तो उसकी रेशो डिफाइंड है, यानी उसकी रेशो फाइंड की जा सकती है। लेकिन बट द रेशो ऑफ 2 डिफरेंट क्वांटिटी इट इज़ मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का मतलब है कि 2 डिफरेंट क्वांटिटीज़ की रेशो आप फाइंड कर ही नहीं सकते, उसका लिए कोई ये रेशो उसके लिए बनी नहीं है। आप इस तरह से नहीं कर सकते 2 kg वेट विथ, आप इस तरह से नहीं कर सकते। लेट्स सपोज के 50 kg वेट और आप कह रहे हो कि 50 kg वेट और 5.4 फीट हाइट, तो इस तरह से इन दोनों क्वांटिटीज़ को आप कंपेयर नहीं कर सकते। वेट को वेट से कंपेयर करेंगे और हाइट को हाइट से कंपेयर करेंगे। वी कैन नॉट कंपेयर हिज हर वेट विथ हिज हर हाइट, ठीक है। हम किसी के वेट को किसी की हाइट से कंपेयर नहीं करेंगे। लेट्स सपोज के 2 सिस्टर्स हैं, आप कह लो कि एक सबा एक सना है, ठीक है। आप सबा के वेट को सना की हाइट से कंपेयर कर रहे हो तो ये कितना मीनिंगलेस सा काम हो जाएगा ना। आप उसके वेट को उसके वेट से कंपेयर करो या उसकी हाइट को उसके हाइट से कंपेयर करो, देन जो है कंपैरिजन वैलिड होगा, अदरवाइज ये कंपैरिजन वैलिड नहीं होगा ना। अब हम आ जाते हैं डिफाइनिंग आ रेशो, ठीक है। रेशो को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है ना। इसमें पहले जो है वो इसका इंट्रोडक्शन है कि डिफाइनिंग आ रेशो किस तरह से आपको एक एग्जांपल से देकर समझाया गया है, ठीक है। ये बेसिकली आपके सामने एक फ्लैग है, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान का फ्लैग है। और आपको पता है कि हर कंट्री, दुनिया में जितनी भी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं उनका एक फ्लैग है, ठीक है। और ये प्री डिफाइंड है, ये इंटरनेशनली जो है हर कंट्री ने अपना एक फ्लैग जो है वो रखना होता है, ठीक है। एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इट्स नेशनल फ्लैग। हर कंट्री का अपना एक नेशनल फ्लैग होता है। नेशनल मतलब कि अपनी कौम का एक फ्लैग होता है, एक झंडा होता है या एक अलम होता है, ठीक है। अ नेशनल फ्लैग इज़ अ फ्लैग दैट रिप्रेजेंट एंड सिम्बलाइजेज अ कंट्री, ठीक है। ये बेसिकली मैथ से आपका रिलेटेड कोई डेफिनेशन नहीं, लेकिन ये आपके नेशनल फ्लैग की डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। कि आप कह रहे हो कि नेशनल फ्लैग जो है वो बेसिकली एक फ्लैग है जो कि रिप्रेजेंट करता है कंट्री को और सिम्बलाइज करता है, यानी कि उसको शो करता है, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। लुक एट द पाकिस्तान नेशनल फ्लैग, ठीक है, ये पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग है। इसको देखिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट टू लेंथ, ठीक है। ये यानी कि हाइट टू लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ और हाइट की इसकी रेशियो है, ठीक है। और आप कह रहे विच इज़ 2:3, यानी कि 2 इसकी जो है ये हाइट होगी और 3 जो है वो इसकी लेंथ होगी, 2:3। जितना भी आप फ्लैग बनाने लगोगे तो 2:3 की आपने जो है रेशियो रखनी होगी, देन ही आप फ्लैग को मेक कर सकते हो, ठीक है। सेंटीमीटर, मीटर या फीट जिसमें भी आप जो है फ्लैग को बनाओगे तो इस तरह से आपने 2:3 का ख्याल रखना है, ठीक है। वट एवर द हाइट देयर मस्ट बी 3 ऑफ लेंथ, ठीक है। वट एवर ऑफ हाइट देयर मस्ट बी 3 ऑफ लेंथ, यानी कि फॉर एवरी 2, यानी कि अगर 2 सेंटीमीटर आपने इसकी जो है वो हाइट ली है तो आपने 3 सेंटीमीटर लेंथ लेनी है। अगर आप 2 से कोई और नंबर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, यानी 2 से 2 करने, अगर आप 4 सेंटीमीटर हाइट लेते हो तो आपने जो है इसकी 2 को 3 से किया 6 सेंटीमीटर आपने इसकी लेंथ लेनी है। इसी तरह अगर आप 2 से आप 3 को मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 सेंटीमीटर हाइट ले रहे हो तो आपने 9 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ लेनी है, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सेंटीमीटर जो आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब पेज नंबर 50 पर आ जाते हैं। उसमें हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। इस यूनिट से रिलेटेड या सब डोमेन से रिलेटेड एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 में हमें कह रहा है इफ़ वी मेक अ फ्लैग ऑफ 20 सेंटीमीटर हाइट, यानी हम 20 सेंटीमीटर हाइट का फ्लैग बनाएं, ठीक है। 2 से डिवाइड करें, यानी 10 सेंटीमीटर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर हमने 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30 सेंटीमीटर वो लॉन्ग होना चाहिए। 20 सेंटीमीटर उसकी हाइट है तो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। इफ़ वी मेक अ फ्लैग ऑफ 40 सेंटीमीटर हाइट, यानी आप इसको 2 से डिवाइड करें तो 20 सेंटीमीटर, 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 टाइम 3 60। अगर उसकी हाइट आप 40 सेंटीमीटर रख रहे हो तो वो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए,
ठीक है, ताकि उसकी रेशो जो है वो एक तरह का फ्लैग जो है वो दिखे बड़े और छोटे साइज में बस हो, लेकिन उसकी रेशो सेम हो। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हो। जो मार्केट में शर्ट्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है, एक डिज़ाइन में डिफरेंट साइज में शर्ट जो है वो अवेलेबल होती हैं, तो बेसिकली उन शर्ट्स में उन्होंने रेशो का ही ख्याल रखा होता है। और अगर आप बैग परचेज़ करने जाओ तो एक डिफरेंट साइज़ के एक तरह के बैग भी अवेलेबल होते हैं, तो वो बेसिकली उन बैग्स में उन्होंने सेम रेशो यानी कि रेशो जो है वो सेम रखी होती है। ठीक है, नाउ बहुत ठीक है, बट बहुत टाइम फ्लैग स्टिल फ्लैग की रेशियो हमेशा जो है वो 2:3 है, सो वी कैन से। तो रेशियो की एक और डेफिनेशन यानी कि आ जाती है, आप वो वाली डेफिनेशन को भी लर्न कर सकते हो और ये वाली डेफिनेशन को भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको समझने में दो ही डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, द रेशियो इज़ अ रिलेशन बेसिकली कंपैरिजन ही होता है या उसका ताल्लुक बता रहा है। ठीक है, इन विच वन क्वांटिटी बियर्स टू अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, जिसमें एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से एक जैसा कोई रिलेशन होता है उसको कंपेयर किया जाता है। ठीक है, या न्यूमेरिकल कंपैरिजन भी किया कह सकते हैं। विद रिगार्ड टू देयर मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। मैग्नीट्यूड भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। विद रिगार्ड टू देयर मैग्नीट्यूड, जो कि यही बात कर रहा है कि न्यूमेरिकल कंपैरिजन उसी बात को दूसरे तरीके से बयान कर रहा है, दूसरी वर्डिंग्स को यूज़ करने के जो कर रहा है। मैग्नीट्यूड बेसिकली न्यूमेरिकल को ही कहते हैं कि जो नंबर्स में कोई आंसर दे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है डिफाइनिंग का रेशियो भी हमारी हो जाती है। ठीक है, तो रेशियो के सेकंड सब टॉपिक पर आते हैं, जो कि एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन आर रेशियो। ठीक है, नो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, रेशियो आपके लिए पहली बात है, न्यू टर्म थी तो कुछ देर पहले के लिए, लेकिन अब आपको रेशियो के बारे में बहुत कुछ पता लग चुका है। ठीक है, आपको नहीं पता ये एंटीसीडेंट और ये कॉन्सिक्वेंट ये क्या है। ठीक है, नाउ अब हम इस टॉपिक में जानेंगे कि रेशियो के अंदर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या होती है। ठीक है, इन प्रीवियस सेक्शन हमने पिछले सेक्शन में कंपेयर किया था ग्रीन मैंगोज को येलो मैंगोज से। ठीक है, यानी हमने यहाँ ग्रीन और येलो मैंगोज को कंपेयर किया था। ठीक है, 4 ग्रीन मैंगोज थे और 5 येलो मैंगोज थे। 4:5 था, यानी और द रेशियो ऑफ ग्रीन टू येलो थी इज़ 4:5। ठीक है, हेयर इधर एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, ये इसी एग्जाम्पल को देखते हैं और इसमें कहते हैं कि 4 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट रेशियो में था और जो 5 था वो सेकंड एलिमेंट था रेशियो में। ठीक है, 4 जो फर्स्ट एलिमेंट रेशियो में होगा वो होगा एंटीसीडेंट। ठीक है, द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट और द सेकंड एलिमेंट और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो कॉन्सिक्वेंट होगा। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए इन्होंने जस्ट कह दिया, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि व्हाट इज़ एंटीसीडेंट और व्हाट इज़ कॉन्सिक्वेंट इन रेशियो, या फिर आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज़ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन रेशियो, तो आप खाली इतना आंसर नहीं लिखोगे, आप लिखोगे द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट इन द रेशियो या इन अ रेशियो। ठीक है, आप इस तरह से आप अपने आंसर को कंप्लीट करोगे। ठीक है, अगर आपसे हाल एंटीसीडेंट पूछ सकते हैं तो आप इस तरह से कहोगे द फर्स्ट एलिमेंट इन द रेशियो इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, और अगर आपसे हाल कॉन्सिक्वेंट पूछ लेता है तो आप कह सकते हो कि द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट इन द रेशियो या द सेकंड एलिमेंट इन द रेशियो इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। दोनों तरीकों से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि 4:5 यानी ग्रीन मैंगोज 4 थे और येलो मैंगोज 5 थे। जो 4 था वो एंटीसीडेंट है और जो 5 है वो है कॉन्सिक्वेंट। ना अब सबसे पहले हम इस रिमेंबर को डिस्कस कर लें। ठीक है, रिमेंबर में हमें कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रेशियोज ऑलवेज मैटर्स, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ रेशियोज है यानी तरतीब वो मैटर्स करती है, यानी कि ऑर्डर का मतलब होता है कि अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ रेशियोज ऑलवेज मैटर्स, यानी कि हम अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, 4:5 इज़ नॉट सेम एज 5:4, इनके अलग नाम ही इसी वजह से है। 4 चूँकि एंटीसीडेंट है और 5 जो कॉन्सिक्वेंट है। अगर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट अगर हम चेंज कर सकते तो इनके अलग अलग नाम ना होते, इनके नाम सेम ही होते, इनके नेम अलग है, उधर से ही हमें पता लग रहा है 4:5 इज़ नॉट सेम एज 5:4, क्योंकि इस केस में एंटीसीडेंट 4 है और इस केस में एंटीसीडेंट 5 है। तो फिर वो कैसे सेम हो सकते हैं जबकि एंटीसीडेंट ही इनके दोनों के डिफरेंट है। सिमिलरली कॉन्सिक्वेंट में भी यही बात होगी कि इस केस में कॉन्सिक्वेंट जो है वो 5 है और इस केस में कॉन्सिक्वेंट 4 है। अगर कॉन्सिक्वेंट ही डिफरेंट है तो रेशियो ये कैसे सेम हो सकती हैं, इसलिए ऑर्डर ऑफ रेशियोज मैटर, यानी कि हम ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। ऑर्डर बेसिकली तरतीब को कहते हैं, हम इसकी तरतीब को चेंज नहीं कर सकते। पहला वाला बाद में और बाद में वाला पहले नहीं लिख सकते, जो पहले है उसको पहले ही लिखेंगे और जो बाद में है उसको बाद में ही लिखेंगे। नाउ सेकंड पॉइंट है रेशियो इज यूनिटलेस और इट हैज़ नो यूनिट। ठीक है, हमने कंपेयर तो रेशियो सेम काइंड की क्वांटिटीज़ को
करना है और इनका यूनिट भी कंपेयर करने के लिए सेम करना है। लेकिन जब रेशियो का एज अ रिजल्ट आंसर आएगा वो यूनिट लेस होगी, क्योंकि दोनों की यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। दोनों यूनिट सेम करने के बाद हम खाली क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे और इसलिए जो रेशियो का आंसर है, जो फाइनल रेशियो आंसर देती है वो यूनिट लेस होती है, यानी उसका कोई यूनिट नहीं होता। और रेशियो को हम मीटर्स के लिए भी कंपेयर कर सकते हैं, और यदि लेंस को कंपेयर करते हैं तो वो मीटर सेंटीमीटर्स वगैरह में होती है, और हम कैपेसिटी को जब कंपेयर करते हैं वो लीटर मिलीलीटर में होते हैं, उसमें भी करते हैं। और मास को जब हम कंपेयर करते हैं वो ग्राम मिलीग्राम किलोग्राम में होता है, और उसको भी कंपेयर करते हैं। लेकिन आंसर्स हर केस में यूनिट लेस आता है, उसके साथ कोई आंसर में कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो हम हाईलाइट कर लेंगे इधर से कि ऑर्डर ऑफ रेशियोज ऑलवेज मैटर, क्योंकि इसका मतलब है कि हम रेशियो का ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट है रेशियो इज यूनिटलेस और इट हैज़ नो यूनिट्स। ठीक है ना, अब हम एग्जाम्पल 2 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें क्या रहा है कि राइट डाउन द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। तो नीचे दिए गए रेशियोज है उनका हमने एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट फाइंड आउट राइट करना है। 7:9, इसमें 7 चूँकि फर्स्ट टर्म है तो एंटीसीडेंट हो जाएगा 7 और कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा 9। सेकंड है A भी एंटीसीडेंट हो जाएगा A और कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा B। ठीक है, थर्ड में है 19:20, एंटीसीडेंट हो जाएगा 19 और कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा 20। अब हम रेशियो के थर्ड सब टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ रेशियो पर आते हैं कि हम रेशियो को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट का मतलब होता है किस तरह से उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रेशियोज आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को डिटेल से इंडिविजुअल्स वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस और डिफरेंट ब्रैकेट्स यूज़ करके नंबर्स को लिखते थे, वो बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। ठीक है, रेशियो में कॉलन का एडिशन हो गया। ठीक है, हम कॉलन को यूज़ करते हैं जो कि रेशियो के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली रेशियो भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इन विच वी कंपेयर, हम बेसिकली कंपेयर करते हैं 2 और मोर क्वान्टिटीज़ को। ठीक है, रेशियो बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। और इससे पहले आप मुझे बताएं आपने पिछली क्लासेस में कौन सी टर्म्स यानी कौन सी चीज़ें जो है कंपैरिजन के लिए यूज़ की। तो बच्चों आपको याद होगा कि आप कंपैरिजन के लिए लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन को यूज़ करते आए हो, ग्रेड 5 तक ये आप सीख कर आए हो। तो रेशियो भी बेसिकली एक कंपैरिजन का ही तरीक़ेकार है। ठीक है, और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही होता है, ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, अब हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, ratios can be calculated and written in several different ways। ठीक है, ratios को different ways यानी कि बहुत सारे तरीक़ों से सॉल्व आउट किया जा सकता है। बट प्रिंसिपल वेज हैव बीन डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। बट प्रिंसिपल वेज का मतलब क्या है कि वो वाले तरीक़ेकार जिनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो इन एग्जाम्पल में आपको बताए जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल 3 पे। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में हम देखेंगे किस तरह से हम रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट में हमें एग्जाम्पल 3 की स्टेटमेंट को सबसे पहले अच्छे से रीड आउट करने दें। ठीक है, निम्रा वांट्स टू सेलिब्रेट हर बर्थडे। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा एक पूरे होल ईयर में 365 या फिर 366 कभी कभी डेज होते हैं, और उसमें से सिर्फ 1 डे ऐसा होता है जिसमें हमारा बर्थडे होता है, क्योंकि उस दिन हम पैदा हुए होते हैं किसी सेंचुरी में या किसी सन में। ठीक है, तो निम्रा क्या कहते हैं, निम्रा का भी एक बर्थडे है, तो निम्रा चाहती है कि वो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करे। तो आमतौर पर लोग या बच्चे बर्थडे को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें आपका केक को मंगवाते हो या घर में बेक करते हो और उसके बाद उसको कट करके आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके खाते हो। तो इस तरह से आप बर्थडे को सेलिब्रेट करते हो। शी यूज्ड 8 टेबलस्पून मिल्क। उसने यानी बर्थडे केक बनाने के लिए कितना 8 टेबलस्पून जो है वो मिल्क यूज़ किया एंड 24 टेबलस्पून अनसाल्टेड बटर। ठीक है, आपको पता होगा आपकी मदद यूज़ करती होंगी या आप ठीक है, अनसाल्टेड बटर होता है और एक साल्टेड बटर होता है। ठीक है, और ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो वो उसमें 24 टेबलस्पून जो है वो अनसाल्टेड बटर डालती है ताकि वो अपने बर्थडे केक को बना सके। राइट द रेशियो ऑफ मिल्क टू अनसाल्टेड बटर। तो हमने मिल्क की रेशियो अनसाल्टेड बटर से फाइंड करनी है। ठीक है, मिल्क यूज़ फॉर बर्थडे केक उसने कितना यूज़ किया था 8 टेबलस्पून। अनसाल्टेड बटर फॉर बर्थडे केक कितना यूज़ किया 24 टेबलस्पून। तो इनकी रेशियो आप किस तरह से लिखोगे, ये लिखोगे 8:24। ठीक है, आप इस तरह से इसको लिखोगे ना। इसको इस तरह से लिखने के बाद आप इसको किस तरह से सॉल्व आउट करोगे वो आगे से हम जाके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि 8 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिस तरह से आप फैक्टर्स ये फॉर्म यानी कि आज जब फ्रैक्शंस में आप नंबर्स को लिखते हो देन आप उसको लोअर्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो सेम उसी तरह से ही आप इसको करोगे।
ठीक है। 8:24 है, तो इसको आप इस तरह से जो है वो कर सकते हो, यानी कि 8 और 24 दोनों एक टेबल पर आ रहे हैं, इसको लोएस्ट फॉर्म में कर लो। और ये 8 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी जब आप फाइंड आउट करोगे तो 8 ही होगा। तो आप कह सकते हो कि 8 टाइम 1 जो है वो 8 है, और 8 टाइम 3 जो है वो 24 है। तो अब 8 की जगह आप 1 लिख दोगे, और रेशो की जगह रेशो, और 3 की जगह 3 जो है वो राइट डाउन कर लोगे। इसी तरह आपकी एग्जाम्पल 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी ना। अब एग्जाम्पल 4 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 4 के स्टेटमेंट को अच्छे से स्टडी करते हैं। देयर आर 400 स्टूडेंट्स एंड 40 टीचर्स इन अ स्कूल। ठीक है, जैसे कि हम एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमारे स्कूल में हम और हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और जो हमें टीच करती है, जो हमारी कॉपीज चेक करती है, जो हमें लेसन देती हैं, और जो हमें मोटिवेट करती हैं पढ़ने के लिए, वो हमारे टीचर्स भी बहुत सारे जो है वो स्कूल्स में होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर्स होते हैं। मैथ्स का अलग टीचर्स है, उर्दू के अलग टीचर है, और हर सब्जेक्ट के लिए ऑलमोस्ट अलग अलग टीचर्स होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एक स्कूल में 400 स्टूडेंट्स हैं और 40 टीचर्स हैं। हमने राइट द रेशो ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट, हमने टीचर्स की स्टूडेंट के साथ रेशो को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि नंबर ऑफ़ टीचर्स इन द स्कूल या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। नंबर ऑफ़ टीचर्स इन द स्कूल लिखेंगे वो 40 हैं, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द स्कूल 400 है। और हमने रेशियो ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट्स करना है, तो टीचर्स की क्वांटिटी पहले लिखेंगे। टीचर्स 40 हैं और जो स्टूडेंट्स हैं 400 है। नाउ अब हम इनकी फ्रैक्शंस की तरह लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें सिंपल पहले समझ आ रहा है वो कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम 0 को 0 से काट देते हैं। अब 4:40 है, 4 और 40 एक टेबल में आते हैं, और हमें पता है कि 4 टाइम 1 जो है वो 4 होता है, और 4 टाइम 10 जो है वो 40 होता है। तो इनकी रेशो क्या बन गई, ये कट होकर 1 रह गया, और रेशो, और ये कट होकर 10 रह गया। तो 1:10 जो है वो इनकी रेशो बन जाती है, और इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल 4 हो जाती है डन। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं इस एक्टिविटी 1 पर। ठीक है, इस एक्टिविटी 1 है मेक अ नेशनल फ्लैग विद द रेशो। हमने क्या करना है, अपना नेशनल फ्लैग बनाना है जिसका रेशो 2:3 हो। योर फ्लैग मेजरमेंट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेंड्स। ठीक है, फ्लैग मेजरमेंट, अगर आप और आपका फ्रेंड जो है फ्लैग बना रहे हो, आपकी मेजरमेंट डिफरेंट होनी चाहिए और आपके फ्रेंड की डिफरेंट होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि आपका जो फ्रेंड है वो इसी रेशो को ले लेता है, 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट रख लेता है, और 3 सेंटीमीटर जो है वो उसकी लेंथ रख लेता है। लेकिन फिर आपकी जो है मेजरमेंट वो नहीं होनी चाहिए, आपको किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आप डायमेंशंस यानी हाइट और लेंथ को चेंज कर सको ना। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप डायमेंशंस लिख लो, या फिर हाइट, इसकी जगह हाइट भी कह सकते हो और लेंथ भी कह सकते हो। ठीक है, आपकी 2:3 और किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज 3 से कर लेते हैं, तो हमने 3 सेंटीमीटर से दोनों को काट देना है। 2 टाइम 3 ये 6 सेंटीमीटर आप इसकी हाइट रख दोगे, और 3 टाइम 3 9 सेंटीमीटर आपने इसकी लेंथ रख लेनी है। लेंथ के लिए सबसे पहले हमने 9 सेंटीमीटर रखनी है, 0 से 9 सेंटीमीटर तक आपने स्केल की मदद से लाइन लगा लेनी है। ठीक है, फिर आपने हाइट के लिए 6 सेंटीमीटर रखनी है, तो आपने 0 से 6 सेंटीमीटर तक आपने हाइट पर लगा लेनी है। ठीक है, इस तरह से आपने इधर भी सेम हाइट की और ऊपर भी सेम लेंथ की जो है वो लाइन लगा देनी है। ठीक है, इस तरह से आपने एक रेक्टेंगल सा बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, बीच में एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, जो कि 6 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, और फिर आपने वाइट कलर जो है वो इधर कर देना है। ठीक है, और ग्रीन कलर जो है वो फ्लैग के इस पार्ट पर कर देना है। सारा आपका फ्लैग जो है मेक श्योर करना है कि आपका सारा फ्लैग जो है वो ग्रीन हो जाना चाहिए। ठीक है, जब आप ग्रीन कलर और वाइट कलर का जो पार्ट कलर कर लोगे, देन आपने इधर जो है बनाना है मून एंड स्टार। ठीक है, जो कि हमारे फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वाइट पार्ट जो है फ्लैग में वो रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटीज़ को, और ग्रीन पार्ट रिप्रेजेंट करता है मेजोरिटी को। मेजोरिटी कौन सी है, मुस्लिम्स, और मिनॉरिटीज़ होती है अदर रिलीजन के लोग, जैसे क्रिश्चियंस, हिंदू वगैरह, सिख वगैरह। ठीक है, बहुत सारे अदर रिलीजन्स के जो लोग हैं, ज़्यादातर हिंदू, क्रिश्चियंस और सिख ही आ जाते हैं मिनॉरिटीज़ में, जो कि पाकिस्तान में रहते हैं ना। ठीक है, हमारे में मून हमने बनाना है, इस तरह से हमने मून को जनरेट कर देना है, और उसके बाद हमने स्टार को जनरेट कर देना है। ठीक है, और इस तरह से आपने कलर कर देना, और आपका फ्लैग हो जाएगा रेडी। तो इस तरह से आपकी एक्टिविटी भी 1 भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ गिवन रेशियो। अगर हमें कोई रेशियो दिया हो, उसको इनटू लोएस्ट फॉर्म या उसके इक्विवेलेंट फॉर्म में किस तरह से आपने कन्वर्ट करना है, यानी उसको लोएस्ट फॉर्म में किस तरह से लाना है। ठीक है, हमने इससे पहले फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखा था, जिसको हम लोएस्ट फॉर्म में करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेकर आते थे। ठीक है, वी नो दैट रेशियो इज अनदर फॉर्म ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है, जो कॉमन फ्रैक्शन हमने सीखी है, वो रेशियो जो है उसकी दूसरी फॉर्म है। ठीक है, तो क्या तरीक़ेकार होगा, टू रिड्यूस द गिवन रेशियो इनटू द लोएस्ट या इक्विवेलेंट फॉर्म्स, वी डिवाइड ईच टर्म ऑफ द रेशियो बाय द ACF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द टर्म्स।
ठीक है। अगर 2 टर्म्स है रेशो में या 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं, ठीक है, 3 टर्म्स हैं, ज़्यादातर आपकी जो कोर्स बुक है या ये बुक उसके अंदर 3 टर्म्स है, लेकिन अगर मे भी 3 से ज़्यादा भी टर्म्स है, 4 टर्म्स है, दैन भी आपने क्या करना है, उन सब के कॉमन फैक्टर्स यानी कि उन सब टर्म्स के जो कॉमन फैक्टर्स है ये हाई, उन सब टर्म्स का आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। फिर वो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो नंबर से सब टर्म्स को डिवाइड कर लेना, और वो सब टर्म्स उससे कम्प्लीटली डिवाइड भी हो जाएंगी क्योंकि सब टर्म्स का वो फैक्टर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बेसिकली फैक्टर होता है, ठीक है। फैक्टर से वो टर्म्स जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गई, तो फिर आपने इसको हाईलाइट जो है वो कर लेना है ना। एग्जाम्पल 5 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 5 में हमें कह रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग रेशोज़ इनटू द लोएस्ट इक्विवेलेंट रेशोज़, ठीक है। हमने जो नीचे दी गई रेशोज़ है इनको रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब इनको कम करना है, इसको ज़्यादा इक्विवेलेंट रेशो में नहीं लाना, ठीक है। हम ज़्यादा किस तरह से कर सकते हैं, किसी भी एक नंबर से दोनों रेशोज़ को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। वो तो हम किसी भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड करने में हमें ऐसे ख्याल रखना होता है कि हम इन दोनों नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ही डिवाइड करें ताकि वो उससे डिविजिबल हो जाए, ठीक है। इस एग्जाम्पल के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में 7:56, 7:56 आपको दिया हुआ है, आपने रिड्यूस करना है, ठीक है। आपने कटिंग किस तरह से इसकी करनी है, तो पहले आपने सबसे पहले 7 और 56 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेना है। 7 टाइम 8 56 होता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो 7 ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो आप कह देंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 7 और 56 जो है वो 7 है क्योंकि 7 से डिवाइड हो गया है। तो ना हमने क्या करना है, दोनों टर्म्स को ईच टर्म यानी दोनों टर्म्स को, हर टर्म को हमने 7 से डिवाइड कर देना, ठीक है। 7 को भी 7 से डिवाइड कर देना और 56 को भी 7 से डिवाइड कर देना। तो हम यहाँ तो हम इस तरह से कर देंगे कि 7 को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब 7 टाइम 1 7 हो जाता है और 7 टाइम 1 हो जाता है 1 1, ये 1 हो जाएगा, और 7 टाइम 8 56 हो जाता है, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 1:8 जो है वो हमारे पास रेशो आ गया है। द रिक्वायर्ड इक्वालिटेशन यानी 7:56 इक्वल हो जाएगा 1:8 के, या इक्विवेलेंट हो जाएगा 1:8 के, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट में हम आ जाते हैं 9:36:48। हमारे पास 3 टर्म्स दी हुई हैं। पहले हम इन तीनों टर्म्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट से चैप्टर में यानी अपनी फर्स्ट से सब मेन में हमने डिटेल से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 टर्म्स का लेना सीखा हुआ है, ठीक है। पहले कोई से भी 2 टर्म ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि 9 और 36 ही ले लेते हैं। 36 को क्योंकि बड़ा है तो वो डिवीजन हाउस के अंदर बनेगा, वो डिवाइडर बनेगा। 9 चूँकि छोटा है तो वो डिवाइजर बन जाएगा। 9 टाइम 4 होता है 36, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 9। अब जो आया इधर से 9 और इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 आया। 9 और 48 का हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, ठीक है। 48 और 9 को कर लेते हैं। 9 टाइम 5 45 होता है क्योंकि 9 टाइम 6 54 जो कि 48 से बड़ा हो जाएगा, वो नहीं हम यूज़ करेंगे। 8 - 5 3, 4 - 4 0, वो हम नहीं लिख ले। अब 3 के सामने डिवीजन हाउस बनाएंगे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का तरीका क्या है, जो लास्ट डिवाइडर था वो अब बन जाएगा डिवाइडर। 3 टाइम 3 हो जाता है 9, 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो 3 बन जाता है बेसिकली इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों का। अब हमने क्या करना है, तीनों नंबर्स को 3 से डिवाइड कर देना। तीनों नंबर्स के डिनोमिनेटर में हमने 3 लिख देना। अब 3 से कटिंग कर देनी है कि 3 से हम वैसे ही हमें पता लग जाए किस तरह से 3 टाइम जो है 3 9 होता है। 3 टाइम जो है 12 या 12 टाइम 3 या 3 टाइम 1 जो है वो 3 होता है। 3 टाइम 2 6 होता है। इस तरह से कर सकते हैं। 3 टाइम 1 3 हो जाएगा। 4 - 3 करेंगे 1 और 8 18। 3 टाइम 6 18 हो जाएगा। तो 3:12:16 जो है रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगी जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। तो एग्जाम्पल 5 हमारी यहाँ पर आकर हो जाती है डन, ठीक है। तो अब हम थिंकिंग टाइम पर आ जाते हैं। थिंकिंग टाइम पर हमें कह रहा है सोचने का, थिंकिंग टाइम का मतलब है सोचने का वक्त। लेट्स के सोचो, आपको कह रहा है कि आपने क्या करना है बच्चों, आपने सोचना है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इफ़ मुदस्सर इज़ 10 years old, ठीक है। जैसे कि आपकी एज है, आप भी इस वक्त 10 years old हो गई या फिर 11 years old हो गई या फिर 12 years old हो गई, ठीक है। यही 3 आप में से कोई आपकी एज होगी इस वक्त, ठीक है। अगर मुदस्सर जो है वो 10 years old है एंड हुमायरा इज़ 8 years old, अगर मुदस्सर 10 year old है और हुमायरा जो है 8 year old है, यानी कि मुदस्सर 10 साल का है और हुमायरा 8 साल की है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर एजेस, इनकी एज की क्या रेशियो है, और व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years, हमने अब जो इनकी रेशियो है वो क्या है एजेस की, और आफ्टर 5 year 5 साल बाद इनकी जो एजेस होगी, इनकी जो उम्रें होंगी उनकी क्या रेशियो होगी, वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व आउट कर लिया, ठीक है। मुदस्सर की एज दी हुई है तो सबसे पहले हम एज ऑफ मुदस्सर ही लिख देते हैं और ईयर्स में लिखते हैं कि हम कह रहे हैं कि ईयर्स में कितनी है, और ईयर्स में उसकी एज है 10, ठीक है। और इस तरह से अब एज ऑफ हुमैरा लिख लेते हैं। एज ऑफ हुमैरा इन ईयर्स कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8, ठीक है। नाउ अब हमने इनका रेशियो ऑफ देयर एजेस, हाँ पहले हमने रेशियो ऑफ देयर एजेस फाइंड करना है तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं।
इनकी एजेस से हम इजीली इनके एजेस का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, मुदस्सर की एज का रेशियो फाइंड आउट करना है हुमायरा की एज से। मुदस्सर की एज है 10 ईयर्स और हुमायरा की एज है 8 ईयर्स। ठीक है, ईयर से कर देंगे तो 10:8 ही बच जाएगा। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें वैसे सिंपली भी समझ आ सकती है कि कौन सा नंबर इनसे किसे हम डिवाइड करें। लेट्स सपोज कि हम इजी क्विक वे में सबसे पहले हम इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी 10 और 8 का अपने रफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर देना। 8 टाइम 1 8 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, डिवीजन हाउस बनाएंगे, लास्ट डिवाइडर बन जाएगा डिवाइड एंड 2 टाइम 4 हो जाएगा 8, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 2 हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 8। तो अब आपने क्या करना है, 2 से दोनों को डिवाइड कर लेना है। 2 दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 8 इस 2 हो जाएगा। तो आप इसको 10 को 2 से लिखेंगे और 8 को भी 2 से डिवाइड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब आप इसको करेंगे तो 2 टाइम 5 जो है वो 10 हो जाएगा, 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, तो इधर आ जाएगा 5 और 1 डिनोमिनेटर में 5 आ जाए तो न्यूमरेटर बन जाता है होल नंबर। तो वो ही हमने काम किया। फिर हमारे पास रेशियो आ जाएगी। अब 8/2 को करते हैं। ठीक है, 2 टाइम 4 हो गया 8, 2 टाइम 1 हो गया 2, 4/1। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो हमने न्यूमरेटर को बना देना है होल नंबर। ठीक है, तो 5/4 हमारा ये आ जाएगा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का हमने कर दिया आंसर। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर एजेस की रेशियो है 5/4। ठीक है, मुदस्सर टू हुमायरा की एजेस की रेशियो है 5/4। नाउ व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। अब आफ्टर 5 ईयर्स पहले हम इनकी एजेस फाइंड करेंगे, देन ही हम उसमें का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं एज ऑफ मुदस्सर आफ्टर 5 ईयर्स इन ईयर्स। ठीक है, ईयर्स में कितनी होगी आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 10 है तो 10 ईयर्स अब है, उसमें 5 ईयर्स और ऐड कर दिए तो हो जाएगी 0 + 5 जो है 5 1 10। ठीक है, 15 ईयर्स हो जाएगी। अब इस तरह से हम एज ऑफ हुमैरा आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगी उसको भी ईयर्स में बता देते हैं कि कितनी है। ठीक है, वो हम कह देंगे 8 अब है, 5 ईयर्स के बाद उसमें 8 + 5 कर दिया, 8 + 5 कर दिया तो हमारे पास आ गया 13। ठीक है, अब 13 आ गया। अब हमने रेशियो फाइंड करनी है, रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। मुदस्सर और हुमैरा की एज का हम रेशियो फाइंड आउट करने लगे। आफ्टर 5 ईयर्स मुदस्सर की एज है 15 और आफ्टर 5 ईयर हुमैरा की एज है 13। ठीक है, 15 और 13 आप इसमें प्राइम नंबर मतलब कि 13 तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का किसी भी नंबर के साथ जो है वो रिलेशन उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही आता है। ठीक है, प्राइम नंबर किसी भी जो है कोई भी नंबर है वो चाहे प्राइम नंबर है चाहे नहीं भी प्राइम नंबर, अगर वो उससे डिविजिबल नहीं होता यानी तो ठीक है, ये हम देखते हैं एक प्राइम नंबर है एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन इन दोनों में कोई फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है। ठीक है, 2 प्राइम नंबर तो आपस में को प्राइम ही होते हैं, लेकिन एक कंपोजिट एक प्राइम उसमें वो कभी कभी को प्राइम नहीं भी हो सकते, लेकिन इस वक्त ही को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि आपस में इनमें कोई फैक्टर भी कॉमन नहीं है। तो जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको डिवाइड करके भी हम फाइंड आउट करके भी देख सकते हैं। 13 टाइम 1 जो है वो 13 होगा, ये 2 आ जाएगा और फिर हम 13 को करेंगे 2 टाइम 6 जो है 12 हो जाएगा, 1 करेंगे 1 टाइम 2, इस तरह से इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आ जाएगा 15 और 13 का 1 आ जाएगा। ठीक है, हम फाइंड आउट करे बगैर भी हम इजीली जज भी कर सकते हैं। तो फिर उनकी एजेस का रेशियो 15/13 ही रहेगा। ठीक है, हमने इस केस में देखा कि इनकी रेशियो एजेस का रेशियो अभी जो है वो 5/4 है, तो 5 ईयर्स बाद 15/13 इनकी एजेस का रेशो हो जाता है। यानी कि अगर हम रेशो की क्वांटिटीज़ में कोई चीज़ दोनों में सेम ऐड कर रहे हैं तो रेशो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेशो में फ़र्क पड़ेगा, यानी अगर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में कोई एक सेम क्वांटिटीज़ को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे रेशो में फ़र्क पड़ेगा। तो ये बेसिकली इस थिंकिंग टाइम को करने के बाद हमने हासिल किया है, हमने गेट किया है। तो थिंकिंग टाइम जो है वो हमारा हो जाता है डन। ना अब हम आ जाते हैं रिमेंबर पर। ठीक है, रिमेंबर को इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रिमेंबर में क्या है, अ रेशियो रिमेन्स अनचेंज व्हेन बोथ द टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। ठीक है, रेशियो जो है अगर 2 रेशियो की क्वांटिटीज़ हैं उनको अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा था कि हम उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते थे, रेशियो इक्विवेलेंट आती थी। यदि रेशियो सेम थी, वो चेंज नहीं है, रेशियो कभी भी चेंज नहीं होती अगर हम उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम इक्विवेलेंट रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, और ऑन द अदर साइड रेशियो जो है अगर हम उनमें ऐड करते हैं, जैसे हमने थिंकिंग टाइम पे देखा
यानी पहले 10:8 थी, हमने उसमें दोनों में 5 ऐड किया तो 15:13 था। 10:8 का आंसर 5:4 आया था और 15:13 का आंसर 15:13 आया था। अब इस केस में रेशियो चेंज हो गई थी। जब हम क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशियो चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके बरक्स, इसके ऑपोजिट अगर हम सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो रेशियो जो है वो रिमेन अनचेंज है, यानी ये रेशियो और ये रेशियो सेम है। और इसी के तरह हम, ठीक है, इस तरह से लेट्स सपोज की एक रेशियो ले लेते हैं 1:3। इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को भी 4 से और 3 को भी 4 से, ठीक है। 4:12 आंसर आएगा। तो ये दोनों 1:3 और 4:12 सेम रेशियो है, इक्वालेंट रेशियो होंगी, रेशियो चेंज नहीं होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड से रेशियो चेंज नहीं होगी। अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड रेशियो के एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट से करते हैं, इस इन अदर वर्ड्स या इन ऑपोजिटली हम कह सकते हैं कि अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम नंबर करते हैं तो उससे रेशियो अफेक्ट करेगी, यानी रेशियो चेंज हो जाएगी। तो नाउ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट रेशियो की डेफिनेशन भी हो सकती है, नाउ हम इसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है ना। रिमेंबर के बाद अब हम आ जाते हैं अपनी एग्जाम्पल 6 पे, ठीक है। एग्जाम्पल 6 की सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं। देयर आर 40 बॉयज़ एंड 60 गर्ल्स इन 2 सेक्शंस ऑफ मैथमेटिक्स क्लास, ठीक है। एक मैथमेटिक्स की क्लास है, ठीक है, और 2 सेक्शंस की स्टूडेंट्स इकट्ठे मिला के बता रहे हैं कि 40 बॉयज़ हैं और 60 गर्ल्स हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन बोथ सेक्शंस, ठीक है। बोथ सेक्शंस में रेशियो बॉयज़ की गर्ल्स के साथ, यानी कि बॉयज़ की गर्ल्स के साथ क्या रेशियो है। आल्सो राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और हमने आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। सबसे पहले हमने कह देना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ इन मैथमेटिक्स क्लासेस वो हैं 40, नंबर ऑफ गर्ल्स इन मैथमेटिक्स क्लासेस वो हैं 60, ठीक है। बॉयज़ रेशियो गर्ल्स, बॉयज़ टू गर्ल्स हमने फाइंड किया, बॉयज़ रेशियो वो 40:60। यहाँ तक हमने अपना क्वेश्चन का आंसर कर दिया। आल्सो राइट दैम इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो पहले हमने इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेना है। आप सिंपल कटिंग भी कर सकते हो। लेट्स सपोज कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 60 चूँकि बड़ा वो डिवीजन हाउस के अंदर चल जाएगा, 40 छोटा है वो बाहर आ जाएगा। 40 टाइम 1 40 होता है, माइनस करेंगे 0 में से 0 0 या 40 में से 60 में से 20 और डिवीजन हाउस के अंदर अब ये 40 चल जाएगा। 20 टाइम 2 40 होता है और रिमाइंडर 0 आ गया तो 20 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 40 और 60 का 20 हो जाएगा। ना अब हमने क्या करना है, 20 से हमने एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को डिवाइड आउट कर देना है, ठीक है। ईच टर्म ऑफ रेशियो को हम 20 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस तरह 0 0 से कर जाएगा। 2 टाइम या 20 टाइम 2 हमारे पास 40 होता है, 20 टाइम 3 हमारे पास 60 होता है। तो हैंस रेशियो क्या आ जाएगी, बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो आ जाएगी 2:3। ना प्रैक्टिस 1 पर आ जाते हैं। प्रैक्टिस 1 में हमारे पास 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियोज, ठीक है। 2 रेशियोज दिए हुए हैं, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी हमने उनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और सेकंड में एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है रहमान अर्न्स ₹500 इन एन आवर, ठीक है। रहमान जो है एक रेट में बता दिया हुआ कि 1 घंटे में इतना कमा लेता है, अर्न कर लेता है, एंड स्पेंड, और खर्च कितना करता है ₹300 350। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इनकम, उसके हमने कमाई से उसकी एक्सपेंडिचर, उसके हर अखराजात से जो है उसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस 1 में पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन यहाँ राइट, फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का सोल्यूशन हम यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 60:2000, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकेंगे ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, इसको लोएस्ट फॉर्म में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के तौर पर इक्विवेलेंट रेशियोज में लिख लें, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को भी फाइंड आउट करने के लिए 2 वेज होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना है, और लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इजीली जल्दी जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। चूँकि 2000 बड़ा है तो वो डिवीजन हाउस के अंदर चल जाएगा, वो बन जाएगा डिवाइडर, और 60 छोटा है वो बन जाएगा डिवाइजर, ठीक है। हमने इस केस में ये ध्यान रखना होता है बड़ा नंबर को हम डिवीजन हाउस के अंदर रखें जिसमें हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। 60 बेसिकली हम 6 के टेबल को कंसीडर कर लेते हैं और इधर से 20 को देख लेते हैं। 6 टाइम 3 18 होता है और 6 टाइम 4 जो है वो 24 हो जाता है। तो 60 टाइम 3 180 हो जाएगा। तो 60 टाइम 3 180 को यूज़ करते हैं। 0 में से 0 माइनस के 0, 0 में से 8 नहीं होते, 12 कर लेते हैं। 2 से 1 और ये 10, 10 + 0 10, 10 माइनस से 2, ठीक है। 1 - 1 0 नहीं लिखते, ठीक है। अब नेक्स्ट 0 जो है वो नीचे उतार लेते हैं, फिर से 200, 60 टाइम 3 फिर से 180 हो जाएगा। ना माइनस कहते हैं 0 में से 0 0, ठीक है। फिर 2 से नहीं होते, 12 कर लेते हैं, और 10 में से 2 और 1 में से 1 0 जो कि हम नहीं लिखते। अभी 20 है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, ना 20 बन जाएगा डिवाइडर, और डिवीजन हाउस के अंदर हमारे पास लास्ट 60 वो बन जाएगा डिवाइडर। अब हमें पता है 2 टाइम 3 6 होता है, तो 20 टाइम 3 60 हो जाएगा।
माइनस के रिमाइंडर आ गया 0। तो इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 20। तो हम कह देंगे एचसीएफ ऑफ 60 एंड 2000 इज 20। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने बेसिकली डिवाइड करना है इन दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स से इन दोनों नंबर्स को, ठीक है। यानी ये बन जाएगा न्यूमरेटर्स और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा डिनोमिनेटर 60 और नीचे आ जाएगा 20 और इधर 2000 और नीचे आ जाएगा 20। कटिंग करते हैं, ठीक है। 0 के 0 से कटिंग हो जाती है और 2 के टेबल में 6 आता है, 2 टाइम 3 हो जाता है 6, 2 टाइम 1 हो जाता है 2। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, न्यूमरेटर ने बन गया होल नंबर 3 आ गया, रेशियो को ऐसे ही लिखेंगे। अब 2000 और 20 की कटिंग करते हैं, 0 की 0 से कटिंग हो जाती है। अब 2 की 200 से कटिंग हो जाएगी क्योंकि इसके 1 प्लेस पर 0 है। 2 टाइम 1 हो गया 2, 2 टाइम 0 हो गया 0, 2 टाइम 0 हो गया 0 और नीचे से कटिंग करते हैं, 2 टाइम 1 हो गया 2, ठीक है। अब 100/1, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, न्यूमरेटर बन जाएगा होल नंबर 100 आ जाएगा। तो यह हमारे पास 60:2000 इक्विवेलेंट हो जाता है 3:100 के, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं, 25:625, ठीक है। सबसे पहले हमने इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो 625 बड़ा नंबर है, उसको डिवीजन हाउस के अंदर रखते हैं और 25 को डिवीजन हाउस के बाहर रखते हैं। 25 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं क्योंकि 25 का टेबल बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होना, ठीक है, और उनको समझ भी नहीं आता। 25 टाइम 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25 ही आएगा, वो नंबर खुद ही आता है। 25 टाइम 2 कर लेते हैं, 2 टाइम 5 10 होता है, 0 1 कैरी, 2 टाइम 2 4, 4 + 1 5, 25 टाइम 2 हो गया 50, ठीक है। अभी भी 62 से छोटा है। 25 टाइम 3 कर लेते हैं, ठीक है, 3 टाइम 5 15, 5 1 कैरी, 3 टाइम 2 6, 6 + 1 7, 75 बड़ा हो गया। तो हम 25 टाइम 2 यूज़ कर लेते हैं जो कि है 50। माइनस कहते हैं 2 - 0 2, 6 - 5 1 और ये हमारे पास 5 जो है वो नीचे आ जाएगा 125। अभी भी 25 के मल्टीपल्स दिखते हैं कि 125 या फिर 125 से कोई छोटी वैल्यू हम यहाँ पर लिख लें, उसके लिए हम 125 से एक अगर आ जाते तो 125 पर स्टेप कर देंगे, नहीं तो उससे एक बड़ी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर मल्टीपल्स में फाइंड आउट कर लेंगे। तो ठीक है, 25 टाइम 4 करते हैं, 4 टाइम 5 20 होता है, 0 2 कैरी, 4 टाइम 2 8, 8 + 2 10, 100 हो गया। 25 टाइम 5 करते हैं, 5 टाइम 5 25 होता है, 5 2 कैरी, 5 टाइम 2 हो गया 10, 10 + 2 12 और 125 एग्जैक्ट आ गया, यानी 25 टाइम 5 हो जाता है 125, माइनस के रिमाइंडर आ गया 0। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का फिर 25 ही है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 625 इज़ 25। दोनों जो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों से हमने 25 को ही डिवाइड करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में दोनों के 25 आ जाएगा। इधर से हम क्लियर देख लेते हैं, 25 टाइम 1 25 हो जाएगा, 25 टाइम 1 25 हो जाएगा, सेम नंबर है, ठीक है। 1/1 डिनोमिनेटर वाला 1 है तो न्यूमरेटर वाला 1 बन जाएगा होल नंबर, रेशियो आ जाएगी। अब 25 625 से हमने 25 को डिवाइड करके देखा, 25 टाइम 25 जो है वो 625 होता है और 25 टाइम 1 जो है वो 25 होता है, 25/1 है, ठीक है। तो 25 न्यूमरेटर बन जाएगा होल नंबर, ठीक है। तो 1:25 625 इक्विवेलेंट हो जाएगा 1:25 के। और इस तरह से हमारे प्रैक्टिस 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। एक दफ़ा फिर से क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। रहमान अर्न्स करते हैं ₹500 इन एन आवर, यानी पर आवर, यानी एक घंटे में वो ₹500 अर्न कर लेता है, ठीक है। उसका पर आवर का रेट अर्निंग का है ₹500, ठीक है। एंड स्पेंड और खर्च करता है ₹350। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इनकम, हमने इसकी इनकम जो आमदनी इसको आती है उसके टू एक्सपेंडिचर, तो इसके खर्च करता है राजात, यहाँ से रेशियो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम कह लेते हैं कि रहमान अर्न्स इन एन और, या फिर हम कह लेते हैं रहमान अर्न्स पर और, या रहमान इनकम, क्योंकि इनकम का वर्ड यूज़ हुआ है तो इनकम पर और क्या हो जाएगी उसकी है ₹500। और फिर हम कहेंगे रहमान एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर वो क्या हो जाएगा, वो स्पेंड कितना करता है ₹350, ठीक है ना। अब हमने इसकी इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो फाइंड आउट करना है। इनकम है उसकी ₹500 पर आवर, तो और उसका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है वो जो है वो ₹350, ठीक है। अब हमने इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका क्योंकि रेशियो यूनिट लेस होती है और यूनिट भी सेम है तो यूनिट्स को रिमूव कर देते हैं, 500 रेशियो 350 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब 500 रेशियो 350 है। अब 500 और 350 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं। 500 चूँकि बड़ा वो बन जाएगा डिवाइडर और रफली हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेंगे, 350 बन जाएगा डिवाइजर, ठीक है। 350 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं जिसमें 500 से वेरी फर्स्ट नंबर हमें बड़ा मिल जाए या फिर 500 ही आ जाए। 350 1 टाइम कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो वो नंबर खुद ही आता है, तो 350 आ जाएगा। 350 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम 0 0 हो जाएगा, 2 टाइम 5 10 0 और 1 को 3 पर कैरी कर देते हैं, 2 टाइम 3 6, 6 + 1 7,
700 चूँकि बड़ा हो गया तो 350 वन टाइम 350 यूज़ करते हैं, माइनस करते हैं, 0 माइनस 0 0, 0 में से 5 नहीं होता, बारो कर लेते हैं। 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 5 10 में से 5 माइनस किया 5, 4 में से 3 किया 150। नाउ अब ये हमारे पास इससे छोटा आ गया, रिमाइंडर आ गया, तो नाउ इधर हम डिवीजन हाउस बना देंगे और ये लास्ट वाइजर बन जाएगा डिवाइडेंड। ठीक है, अब 150 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 150 के टाइम 1 150 होगा, 150 टाइम 2 कर लेते हैं, 2 टाइम 0 0 हो जाता है, 2 टाइम 5 10 हो जाता है 0, और 1 को कैरी कर देते हैं, 2 टाइम 1 जो है 2 हो जाता है, 2 प्लस 1 3 300 हो जाता है, अभी भी छोटा है। 150 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम 0 0, 3 टाइम 5 15, 5 1 कैरी, 3 टाइम 1 3, 3 प्लस 1 4, 450 बड़ा हो गया तो हम यूज़ करते हैं 150 को 2 टाइम, जो कि आ जाएगा 300, माइनस करते हैं 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5 और 3 माइनस 3 0, जो कि हम नहीं लिख रहे। फिर से 50 आ गया, नाउ लास्ट 50 बन जाएगा डिवाइज़र, रिमाइंडर आ गया इसलिए डिवाइज़र बन जाएगा और डिवाइडर बन जाएगा 150। ठीक है, 50 हम कंसिडर कर लेते हैं 5 टाइम 3 15 होता है, तो 50 टाइम 3 जो है वो 150 हो जाएगा। ना माइनस करते हैं, रिमाइंडर आ गया 0, लास्ट डिवाइजर यानी एचसीएफ हमारा 50 आएगा, तो हम कह देते हैं एसीएफ ऑफ 500 एंड 350 इज़ 50 है। तो अब हमने क्या करना है, 50 से इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेना है, एंटीसीडेंट को भी 50 से डिवाइड करना है और कॉन्सिक्वेंट को भी 50 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब 1 0 से कैंसिल आउट हो जाता है और 5 टाइम 10 जो है वो 50 होता है, 5 टाइम 1 हो जाता है 50, तो 10 आ जाएगा, न्यूमरेटर बन गया होल नंबर, रेशियो आ गया 0 0 से कैंसिल हो जाएगा इधर भी, और 5 टाइम 7 जो है 35 होता है, 5 टाइम 1 होता है 5 और 7 डिनोमिनेटर में 1 आ गया है, तो न्यूमरेटर बन जाएगा होल नंबर। 10:7 जो है बेसिकली इसकी इनकम का एक्सपेंडिचर से रेशियो है, यानी 10:7 इसकी इनकम टू एक्सपेंडिचर रेशियो है। तो नाउ इधर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी डन हो जाता है, तो हमारा प्रोजेक्ट 1 यहाँ पर आकर हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक, जो कि है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो एंड फ्रैक्शन। ठीक है, रेशियो के सब टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो एंड फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम जो पहले 5.1 यानी कि पहले सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये बात डिस्कस कर दी है कि रेशियो को हम फ्रैक्शंस पर की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा एंटीसीडेंट और डिनोमिनेटर बन जाएगा कॉन्सिक्वेंट, यानी कि 3:5 है, तो एंटीसीडेंट बन जाएगा न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर इसका एंटीसीडेंट। ठीक है, और जो कॉन्सिक्वेंट है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। 3:5 को हम 3/5 की तरह भी लिख सकते हैं। सो इन जनरल अगर A/B है तो उसको हम A/B की फॉर्म में भी लिख देते हैं। एंटीसीडेंट हमेशा न्यूमरेटर ही बनेगा और कॉन्सिक्वेंट हमेशा डिनोमिनेटर ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शंस में भी अगर आप नंबर्स को इंटरचेंज करते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आप इसमें इंटरचेंज कर लें, तो वो फ्रैक्शंस कभी भी सेम नहीं होती। ठीक है, जैसे आप 2/3 कभी भी 3/2 के इक्वालेंट नहीं होता, इस तरह से रेशियो भी कभी भी B/A के इक्वालेंट नहीं होती है। ठीक है, इसमें A एंटीसीडेंट है और B कॉन्सिक्वेंट है। ठीक है, रेशियो हैज़ नो यूनिट, ये तो हमें पता लग गया, हमने इसको पहले भी डिटेल से डिस्कस किया था। रेशियो का कोई यूनिट नहीं, उसको हम सेम काइंड और सेम यूनिट मिलाकर उसके यूनिट को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, एलिमिनेट कर देते हैं। इट इज़ जस्ट अ नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम वन क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन अदर। ये रेशियो बेसिकली एक कंपैरिजन है और एक नंबर है जो कि बताता है कि कितने दफ़ा जो है एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से बड़ी है। ठीक है, अगर वो फ्रैक्शन में आ रही है तो उसको नंबर्स में फाइंड आउट करने के लिए हम रेशियो को यूज़ करते हैं कि रेशियो से फ्रैक्शंस को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, हम बेसिकली इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। रेशियो इज़ जस्ट अ नंबर। ठीक है, इज़ जस्ट अ नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन द अदर। ठीक है, तो ये हमारा डन हो जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, हम एग्जाम्पल 7 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 7 है हमारी फर्स्ट राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म एंड देन सिंप्लीफाई। ठीक है, अब रेशियो दी हुई है, अब हमें इन्होंने डायरेक्ट सिंप्लीफाई यानी डायरेक्ट सिंप्लीफाई हमने पहले करना सीखा था, जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो लाते थे उससे हम डिवाइड कर देते थे। अब हमने सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में राइट करना है, देन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है 18:24। 18:24 को फ्रैक्शंस में लिखेंगे। 80 एंटीसीडेंट बन जाएगा न्यूमरेटर, 18 और 24 कॉन्सिक्वेंट बन जाएगा डिनोमिनेटर। 18/24 हो जाएगा ना। अब हम इनकी कटिंग करेंगे, यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से भी डिवाइड कर सकते हो या सेपरेट भी डिवाइड कर सकते हो, यानी पहले 2 से करो फिर और किसी 3 से भी और फिर देन 3 से करो, इस तरह से भी आप इसकी कटिंग करके इसको लोअर्स फॉर्म में ले आ सकते हो। ठीक है, तो हम इसकी कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं कि ये 6 के टेबल में दोनों आते हैं 6 टाइम। यहाँ हम इनका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी अगर लें 18 और 24 का, तो 24 अंदर चल जाएगा। 18 टाइम 1 18 होता है, माइनस करेंगे, बारो कर लेंगे 14 में से 8 माइनस के 6 और 1 में से 1 0, जो कि हम नहीं लिख रहे। डिवीजन हाउस के अंदर चल जाएगा 18, 6 टाइम 3 18 हो गया। तो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 6 से कटिंग होगी। 6 टाइम 3 18 होता है, 6 टाइम 4 24 होता है, तो 3/4 आ जाएगा।
तो हम कह सकते हैं 18:24 इक्वल्स हो जाएगा 3:4 के। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट है 40:70, ठीक है। 40:70 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 40/70, ठीक है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं या डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं। 0 को 0 से कट किया तो 4/7, 4/7 आप इसमें को प्राइम नंबर है तो मजीद इनकी कटिंग नहीं हो सकती, अपने लोएस्ट फॉर्म में आ गए हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि 40:70 इक्वल है 4:7 के इक्वल है। थर्ड पार्ट पर आते हैं 25:45, ठीक है। 25 और 45 ना इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेते हैं 45, 25 25 टाइम 1 25 होगा क्योंकि 25 टाइम 250 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं 5 ये 20 आ जाएगा, यहाँ उसके 25 चल जाएगा, 20 टाइम 1 20 होगा क्योंकि 20 टाइम 2 40 हो जाएगा जो कि 25 से बहुत बड़ा है। 5 - 5 ये 5 आ जाएगा और इधर 20 चल जाएगा, 5 टाइम 4 20 होता है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 5 आ रहा है, तो 5 से इसकी कटिंग हो जाएगी। 5 टाइम 5 25 होता है, 5 टाइम 9 45 होता है, 5/9 आ जाएगा। तो इस तरह से 25:45 इक्वल हो जाएगा 5:9 के। तो हमारी एग्जाम्पल 7 भी यहाँ पर आकर हो जाती है डन। अब हम थिंकिंग टाइम पर आ जाते हैं। थिंकिंग टाइम में हमें कह रहे हैं सपोज यू ग्रू एट अ रेट ऑफ 1 फीट पर ईयर, यानी कि आप हर साल 1 फुट बढ़ते हो। सपोज करना है, ये ज़रूरी नहीं क्योंकि बचपन में बच्चे जो है वो ज़्यादा जल्दी बड़े होते हैं और उसके बाद जो है वो कम कम यानी 1 फुट भी नहीं बड़े होते, ठीक है। और आफ्टर 20 ईयर्स तो आप की हाइट जो है वो बढ़ती नहीं है, ठीक है। अबाउट हाउ मैनी फीट टाल वुड यू बी टूडे, तो उस हिसाब से आप आज कितने जो है लंबे हो गए, तो ये सपोजिशन है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। इसको आपने किस तरह से शुरू करना है सोचना, ठीक है। आप कह रहे हो कि आई ग्रू पर ईयर इन फीट, यानी कि फुट में आप कितने फीट हर साल बढ़ते हो, 1 फुट बढ़ते हो, ठीक है। आप क्या अपनी एज बता दो, लेट्स सपोज कि आप 11 ईयर्स के हो तो आप कह दो आई एम 11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। आई ग्रू इन 11 ईयर्स तो इन फीट, ठीक है। 11 ईयर्स में आप कितने बड़े हुए हो गए, ठीक है। हर साल 1 फुट बढ़ते हो तो 1 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 ईयर्स में हर साल में आप 1 साल 1 फीट बड़े हुए हो तो 11 आ जाएगा। तो आप कह दो कि आई वुड बी 11 फीट टाल टुडे, तो आज जो है आप 11 फीट यानी कि आप बहुत ज़्यादा लंबे हो। और नॉर्मली हाइट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लंबा शख्स भी होता होगा उसकी 6 मुश्किल से ही क्रॉस 6 फुट मुश्किल से ही क्रॉस करती होगी हाइट। तो ये बेसिकली पोजीशन है, ये आपकी एग्जैक्ट हाइट नहीं है, ठीक है ना। अब हम प्रैक्टिस 2 पर आ जाते हैं। हमारी प्रैक्टिस 2 है राइट द गिवन रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफाई, ठीक है। हमें रेशियोज दी हुई हैं, ठीक है। इनको हमने सबसे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, देन हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं 7:11। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में राइट डाउन कर लेते हैं, 7/11 हो जाएगा, ठीक है। 7 और अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई के लिए हम कहते हैं कि इनमें अगर कोई कॉमन फैक्टर इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आए, ठीक है। बेसिकली ये दोनों 7 और 11 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स आप इसमें को प्राइम नंबर्स भी होते हैं। जो को प्राइम नंबर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप इसमें को प्राइम में होता है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में ही होता है, तो उनका एचसीएफ भी बेसिकली 1 होता है। तो हम कह देते हैं वैसे एचसीएफ ऑफ 7 एंड 11 इज़ 1। सो ये हमारे पास है 7:11 इक्वल टू 7:11 ही देगा, ठीक है। वो मजीद कट नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं 14:29। इसको पहले फ्रैक्शन में लिखते हैं, ये 14/29 होगा, ठीक है। ये तो 14 तो अपोजिट नंबर है लेकिन 29 को प्राइम नंबर है और 29 प्राइम नंबर है और 29 से छोटा है 14, यानी कि 14 29 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम नंबर्स है, इनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। अगर ये को प्राइम नंबर है तो इनका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 14 और 29 का 1 होगा, ठीक है। जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो और आपस में को प्राइम नंबर हो वो अपने लोएस्ट फॉर्म में ही होते हैं, ये मजीद लोएस्ट फॉर्म में नहीं जा सकते। तो हैंस हम कह देंगे कि 14:29 भी 14:29 के इक्वल होगा। और इसी तरह से हमारी प्रैक्टिस 2 हो जाती है यहाँ पर डन। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 8 पर। एग्जाम्पल 8 की हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। हमने जो नीचे दिए गए फ्रैक्शंस है इनकी रेशियो फाइंड करनी है और देन हमने फिर इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख लेना है, ठीक है। फर्स्ट है 5/6 एंड 2/9। सबसे पहले हमने इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। रेशियो में से हमने फ्रैक्शंस को हटा देना है, तो बेसिकली हमने इनके डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करने के लिए हम डिनोमिनेटर्स को लाइक बनाने के लिए हम उनको बेसिकली डिनोमिनेटर्स तभी ख़त्म होंगे जब हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। और एलसीएम हमने डिनोमिनेटर्स का लेना है। 5/6 एंड 2/9 है तो हमने 6 और 9 का हमने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। हमने बेसिकली 5/6 रेशियो 2/9 इसको रेशियो में करना है, तो डिनोमिनेटर से वैल्यूज़ को खत्म करने के लिए 6 और 9 का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 6 और 9 का एलसीएम लेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और 6 2 से डिविजिबल है, 9 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 टाइम 3 6 है और फिर 9 वैसे ही आ जाएगा। अब 2 से कोई भी डिविजिबल नहीं है, तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 3 से दोनों ही डिविजिबल है। 3 टाइम 1 3 3 टाइम 3 9,
ये तो हो गया सॉल्व। अब ये बच गया 3, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा 3 और ये 1 वैसे ही आ जाएगा 3 टाइम 1 3। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 या 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 2 टाइम्स 3 हो जाता है 6, ठीक है, और 6 टाइम्स 3 हो जाता है 18, ठीक है, और 18 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा। अब हमने 18 से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई बोथ बाय एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 और एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 हमारे पास आया 18। अब देखना है इससे, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है 6 टाइम 3 18 होता है और 6 टाइम 1 जो है 6 होता है, तो डिनोमिनेटर में 1 है वो तो नहीं लिखा जाएगा। अब जो न्यूमरेटर वो होल नंबर बन जाएगा और हम न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा इधर, और ये यहाँ से अब देखते हैं फिर रेशियो आ जाएगा फिर, ठीक है। तो अब हमारे पास 2/9 है मल्टीप्लाई बाय 18 है, ठीक है, 9 टाइम 2 18 होता है और 9 टाइम 1 9 हो जाता है। डिनोमिनेटर में 1 खत्म हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया, ठीक है। 5 टाइम 3 15 हो गया, 2 टाइम 2 4 हो गया, और हमारे पास 5/6 रेशियो 2/9 इक्वल हो गया 15 रेशियो 4, ठीक है। नाउ ये 15 रेशियो 4, अब इसको लोएस्ट फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 15 और 4 आप इसमें प्राइम है, तो ये बेसिकली अपने सिंपलेस्ट फॉर्म पर ही है, ठीक है। अगर इसमें कोई कॉमन होता तो हम इसको डिवाइड आउट भी कर लेते। नाउ सेकंड पार्ट पर है, ठीक है। 1 5/6 किलोमीटर, 1 11/15 किलोमीटर एंड 1 13/30 किलोमीटर। बेसिकली यहाँ पे किलोमीटर जो है वो मिसप्लेस हो गया, वैसे किलोमीटर ही होगा। तो ये बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हमने इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर लेना है मिक्स में, ठीक है। पहले हम इसको ले लेते हैं 1 5/6, ये क्या हो जाएगा 1 टाइम, ठीक है। हम 1 से होल नंबर को मल्टीप्लाई करते थे डिनोमिनेटर से 1 और उसमें ऐड करते थे न्यूमरेटर, और नीचे जो है डिनोमिनेटर ही आ जाता था, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते थे, पहले मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में से पहले मल्टीप्लिकेशन को करते थे। 1 टाइम 6 6 होता है, प्लस आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 6, 6 + 5 हो जाता है 11 और 11 और नीचे आ जाएगा 11/6, ठीक है। बेसिकली इधर बुक में मिसिंग हुई है, ये 11/6 चल रहा है, तो ये 11/6 होगा, ठीक है। ना अब इसको देखते हैं, 1 टाइम 15 + 11 करेंगे और नीचे आ जाएगा 15, 1 टाइम 15 हो जाएगा 15 और प्लस 11 और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 15, यहाँ सॉरी 5 15 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 1 + 5 6 और 1 + 1 2 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 26 और अब इसको हमको देते हैं, ये 1 टाइम 30 + 13/30 हो जाएगी। इसको करेंगे तो 1 टाइम 30 30 हो जाएगा और प्लस 13 और नीचे आ जाएगा 30, ठीक है। 3 + 0 3 और 1 + 3 4 43/30 किलोमीटर ये हमारे पास इधर आ जाएगा, ठीक है। ना इधर हमारा किलोमीटर आ रहा था, इधर भी किलोमीटर और इधर भी किलोमीटर है, दैनिक हम कंपेयर कर रहे हैं, और ये 11/6 है, ठीक है। ये मिसिंग इनसे हो गया 11/6। अब हमने क्या करना है 6 15 और 30 का ले लेना है, ठीक है ना। हम सबसे पहले 6 15 और 30 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। 2 से डिविजिबल है, 2 टाइम्स 3 6, 15 2 के टेबल में नहीं आता, 15 वैसे ही आ जाएगा। 30 लास्ट में 0 है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 टाइम 1 जो है 2 हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस किए तो 1 आ जाएगा, 1 0 10, 2 टाइम 5 हो गया 10। अब 2 से कोई भी डिविजिबल 3 आ जाते हैं, 3 टाइम 1 3, 3 टाइम 5 15, 3 टाइम 5 15, अब 5 से ही होगा, ठीक है 5 1। अब हमारे पास एलसीएम फाइंड, फिर हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा 2 टाइम 3 टाइम 5 और 2 टाइम 3 हो जाता है 6 और 6 टाइम 5 हो जाता है 30, तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 30, ठीक है ना। अब हमने हर टर्म से इधर 6 होगा, हर टर्म से हमने 30 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। अब हम इधर से करेंगे तो ये हमारे पास कटिंग करेंगे, नाउ कटिंग करते हैं तो 6 टाइम 5 जो है वो 30 होगा, 6 टाइम 1 तो 5 टाइम या 5 टाइम 11 या 11 टाइम 5 55 होगा, यहाँ 66 नहीं आएगा ना। इस इधर से करेंगे तो 15 टाइम 2 30 होता है, 15 टाइम 1 2 टाइम 26 करेंगे तो 2 टाइम 6 12 होता है, 12 का 2 आ गया, 1 कैरी, 2 टाइम 1 हो गया, 2 टाइम 2 हो गया 4 4 + 1 5 52 आ गया। इधर से करेंगे तो 30 टाइम 1 जो है वो 30 होगा, 30 टाइम 1 30 हो जाएगा, और 1 टाइम 43 जो है वो 43 हो जाएगा, तो 55 रेशियो 52 रेशियो 43 हमारा बेसिकली आंसर आ जाएगा। तो हमारी एग्जाम्पल 8 भी हो जाती है डन, ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल 9 पर आ जाते हैं। पहले सबसे पहले हम एग्जाम्पल 9 के स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। नसीम हैज़ ₹1600, नसीम के पास टोटल कितनी मनी है 1006 मनी है। शी शेयर्ड दिस अमाउंट विद हर 2 फ्रेंड्स, ठीक है। वो इस अमाउंट को अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेती है। 2 फ्रेंड्स कौन सी हैं, राबिया एंड फातिमा, ठीक है। राबिया और फातिमा के साथ शेयर करती है 3:5, ठीक है। अपनी मनी का अगर 3:5 है तो पहले हम इसको टोटल करेंगे, वो आगे जाके हम करते हैं, ठीक है। राबिया और फातिमा के हिसाब से अपनी मनी को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है कि 3 पार्ट्स जो हैं वो राबिया के पास चले जाते हैं और उस मनी के 5 पार्ट जो हैं वो फातिमा के पास चले जाते हैं।
ठीक है। हाउ मच अमाउंट ईच ऑफ दैम रिसीव फ्रॉम नसीम, ठीक है। नसीम से राबिया और फातिमा कितनी कितनी अमाउंट जो है वो रिसीव करेंगे, ईच यानी हर कोई कितनी रिसीव करेगा। पहले टोटल अमाउंट विद नसीम कितनी है 16,000, ठीक है। द सम ऑफ अमाउंट डिवाइडेड तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करनी है, ठीक है। रेशियोज को ऐड कर लेते हैं या सम ऑफ रेशियोज भी कह सकते हैं। 3:5 है तो 3 + 5 8 पार्ट्स में डिवाइड करनी है, जिसमें से 3 पार्ट्स जो है वो मनी के राबिया को जाने हैं और 5 पार्ट जो है वो फातिमा को जाने हैं, ठीक है। राबिया एंड फातिमा रिसीव 3 and 5 पार्ट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। राबिया ने कितने रिसीव किए हैं, ठीक है। राबिया ने किए हैं 3, टोटल 8 पार्ट्स हैं, 3 उसमें से 8 3 8 ऑफ 6 और मनी कितनी है रुपीज़ 1,600। तो ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम कह देते हैं कि 8 हमें पता है कि 8 अगर कटिंग करें तो 8 × 2 होता है 16 और 8 × 0 हो गया 0, 8 × 0 हो गया 0 और 8 × 1 हो गया 8, ठीक है। तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 है वो तो हो गया था। 3 × 200 आ गया, 3 × 0 0, 3 × 0 0 और 3 × 2 6 और राबिया को टोटल मिलेंगे 600। सो राबिया रिसीव्ड ₹600 फ्रॉम नसीम, ठीक है। अब फातिमा का फाइंड करना है, तो फातिमा रिसीव कितना किया, टोटल 5 और टोटल पार्ट्स थे 8, 5/8 ऑफ ₹1,600, तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 1,600 होगा, ठीक है। 8 × 1 वही हो गया 8 और 8 × 200 हो गया, तो 205 मल्टीप्लाई बाय 200 करना है। 5 × 0 0, 5 × 0 0 हो गया और 5 × 2 10 हो गया, तो 1,000 ₹1,000। सो फातिमा रिसीव्ड ₹1,000 विद नसीम, ठीक है। ये तो हमने कर लिया फाइंड। अब हम अपने क्वेश्चन को अपने तौर पर चेक भी कर लेते हैं कि हमने कैलकुलेशन सही की है कि नहीं, ठीक है। अगर टोटल मनी, ठीक है, राबिया को मिल गई और कुछ मनी राबिया को मिलती थी, कुछ फातिमा को। अगर हम कहते हैं कि राबिया को मिली थी ₹600 वो और फातिमा को मिलनी थी ₹1,000, उसको ऐड करें तो टोटल जितनी नसीम ने डिस्ट्रीब्यूट करी थी मनी वो आ जाती है, तो हमने अपना आंसर जो है वो सही किया। ना इसको ऐड करते हैं कि आंसर 1,600 आना चाहिए 6, ठीक है। 0 + 0 किया तो 0 आ गया, 0 + 0 किया 0 10 आ गया, 0 + 600 किया तो 600, 1,600 और 1,600 ही हमने लाना था, हमारा आंसर सही है। तो हमारा एग्जाम्पल 9 यहाँ पर हो जाती है डन, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस 3 पर, ठीक है। एग्जाम्पल 9 हमारी कंप्लीट होगी। प्रैक्टिस 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द रेशियो ऑफ, ठीक है, 500 ग्राम टू 1 किलोग्राम। फर्स्ट में हमने फाइंड करनी है, सेकंड में हमने 3/5 की 7/9 के साथ रेशियो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट में हमने जो है मास की रेशियो फाइंड करनी है, यानी वेट की करनी है, और लेकिन 1 ग्राम है और 1 किलोग्राम है, इनकी यूनिट सेम नहीं है। पहले हम इनकी यूनिट सेम करेंगे देन इनको सॉल्व करेंगे। सेकंड में हमने फ्रैक्शंस की रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके लिए हम जो है डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट खत्म करेंगे, वो भी एलसीएम लेकर। ना फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। 500 ग्राम टू 1 किलोग्राम, ठीक है। 500 ग्राम की हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है 1 किलोग्राम से। तो सबसे पहले हमें पता है कि किलोग्राम से हम ग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। इसके बरक्स हम ग्राम से किलोग्राम में करेंगे तो डेसिमल्स में आंसर चल जाएगा। तो हम 1 किलोग्राम को ही ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है कि 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के, ठीक है। तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे 1000 ग्राम, ठीक है। 500 ग्राम फिर हमारा वैसे ही आ जाएगा, रेशियो भी वैसे ही आ जाएगी, 1000 ग्राम कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास दोनों ग्राम्स में है, ठीक है। ग्राम्स को रिमूव कर देंगे, 500 की रेशियो ले लेनी है 1000 से, ठीक है। अब हम 500 और 1000 के एलसीएम से या हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 500 को 1000 के फ्रैक्शन में लिखना है। अब इसको लोअर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 2 ज़ीरोज़ से कट जाएंगे। 5/10 है, ठीक है। 5 × 1 5 होता है और 5 × 2 10 हो जाता है, 1/2 आ जाता है, 1:2 हमारा इसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में हमने 3/5 टू 7/9 रेशियो फाइंड करनी है, तो ये 3/5 रेशियो 7/9 हो जाएगा। अब हमने 5 और 9 का ले लेना है एलसीएम, ठीक है। 5 और 9 का ले लेना है एलसीएम। उसके लिए हम डिवीजन मेथड को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इजीली जल्दी एलसीएम फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। 2 से तो कोई भी डिविजिबल नहीं, 3 से कर लेते हैं। 3 से 5 तो नहीं है लेकिन 9 है, 3 × 3 9 हो जाएगा। फिर से 3 आ जाता है, 5 और 1 फिर 5 आ जाएगा और हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 × 3 × 5, 3 × 3 हो जाता है 9, ठीक है। 9 × 5 हो जाएगा 45, ठीक है। 45 बेसिकली एलसीएम है। 45 से हमने दोनों एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 45 विच इज़ द एलसीएम ऑफ 5 and 9, ठीक है। और एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट यानी बोथ ईच टर्म ऑफ रेशियो को हमने 45 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 45 हो जाएगा, रेशियो 7/9 मल्टीप्लाई बाय 45 हो जाएगा, ठीक है। कटिंग देखते हैं। 5 × 9 जो है वो 45 होता है और 5 × 1 जो है वो 5 होता है, तो ये आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 9/1, ठीक है। और अब रेशियो आ जाएगी। अब 9 × 5 45 होता है और 9 × 1 9 होता है, तो ये हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 5/1। ये इक्वल हो जाएगी, डिनोमिनेट में 1 है तो वो हो गया
न्यूमरेटर बनेगा होल नंबर, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 बनेगा होल नंबर, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27 होता है रेशो, और फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35 होता है। तो इसकी रेशो हमारे पास आ जाती है 27:35, और यहाँ पर आकर हमारी प्रैक्टिस 3 भी हो जाती है कंप्लीट ना। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 53 में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है कॉन्टिन्यूड रेशो। ठीक है, रेशो के बारे में हमने एक बार, अब हम कॉन्टिन्यूड रेशो करते हैं। अब हमने रेशो बेसिकली क्या था, कंपैरिजन बिटवीन टू सेम काइंड ऑफ सेम, यानी टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड विद सेम यूनिट। लेकिन जो कॉन्टिन्यूड रेशो होगी वो बेसिकली टू रेशोज़ के बिटवीन कंपैरिजन होगा। ठीक है, एज द रेशो इज अ न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज आर थिंग्स ऑफ सेम काइंड्स। ठीक है, जैसे कि हमने रेशो के पहले से डेफिनेशन में देख लिया हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज हैविंग द सेम यूनिट्स जिसमें कॉन्सिक्वेंट जीरो नहीं होना चाहिए, यानी बी जीरो के इक्वल नहीं है, देन द रेशो ऑफ ए रेशो बी, इस तरह से हम राइट करते हैं। ठीक है, सम टाइम वी कंपेयर मोर देन टू क्वांटिटीज, इधर क्वांटिटीज यानी कि रेशोज़ की बात कर रहे हैं, कभी कभी हम दो से ज़्यादा रेशोज़ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, वो तो ठीक है ना, हम कह देखते हैं द कंपैरिजन अमंग 3 और मोर क्वांटिटीज इज कॉल्ड कंटिन्यूस रेशियो। तो आप इधर क्वांटिटीज की जगह रेशियोज को रिप्लेस कर दें, क्योंकि द कंपैरिजन अमंग 2 और मोर रेशियोज इज कॉल्ड कंटिन्यूड रेशियो का वो सिंपली रेशियो में ही आ जाएगा, जैसे कि एक्स रेशियो वाई रेशियो जी हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, अब हम कह देते हैं कि इफ़ ए बी सी डी ई एंड एफ आर इन कंटिन्यूड रेशियो, देन हम कह देते हैं कि ए रेशियो बी इक्वल है बी रेशियो सी के, सी रेशियो इक्वल है सी रेशियो डी के, इक्वल है डी रेशियो ई के, इक्वल है ई रेशियो एफ। यानी इन सब का आपस में कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है। ठीक है, इन फ्रैक्शन फॉर्म हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ए ओवर बी, इसको बी ओवर सी लिख देंगे, इसको सी ओवर डी लिख देंगे, इसको डी ओवर ई और इसको ई ओवर एफ लिख देंगे। ठीक है, देयर आर मैनी सिचुएशन इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ कंटिन्यूड रेशियो सच एज। ठीक है, हम अपनी रोजाना की ज़िंदगी में भी बहुत सारी जगहों में कंटिन्यूड रेशियो को यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ 2 एग्जांपल्स आपको दी हुई है डेली लाइफ से कि किस तरह से आप रेशियो को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रेशियो अमंग द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट बिटवीन दीज आर 3 और मोर पर्सनस। ठीक है, अब रेशियो है शेयर प्रॉफिट। ठीक है, जैसे कि एक कारोबार है, ठीक है, उसमें किसी पर्सन ने कितने इन्वेस्ट किए होते हैं, किसी पर्सन ने कितने इन्वेस्ट किए होते हैं। ठीक है, एक कारोबार, एक बहुत बड़ा कारोबार है, उसमें लेट्स सपोज के 4 to 5 पर्सन ने इन्वेस्ट किया हुआ है, उन सब ने अलग अलग मनी जो है वो इन्वेस्ट की हुई है, तो इसलिए उनको जो प्रॉफिट मिलेगा उसको उनकी मनी के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो फिर हमें रेशियो फाइंड करनी पड़ेगी पहले मनी की कि कितनी रेशियो जो है मनी की उन्होंने इन्वेस्ट की हुई है, देन उसके बाद जो प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट को भी उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके उतने पार्ट्स में डिवाइड करके जितने शेयर्स उनके बनते होंगे वो उनको मिलेंगे। तो इधर भी जो है वो रेशियो यानी कंटिन्यूड रेशियो यूज़ होती है। सेकंड हम कह रहे हैं रेशियो अमंग द प्राइजेज ऑफ 3 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स। ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स की प्राइसेस हैं उनके बिटवीन कंटिन्यूड रेशियो, यानी कि इसमें इतना इस कार की प्राइस और इस कार की प्राइस में हमेशा इतना फ़र्क रहता है, तो वो भी कंटिन्यूड रेशियो में आ जाएगा ना। अब हम इस रिमेंबर पर आ जाते हैं। ठीक है, रिमेंबर में कह रहे हैं ऑलवेज कंपेयर द सेम क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स, यानी कि रेशियो की डेफिनेशन बताया हुआ कि हमेशा जो है सेम काइंड्स क्वांटिटीज़ को कंपेयर करें और उनका यूनिट्स भी सेम करके उनको कंपेयर करें। देन वो पिछली ही बात जो है वो दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं ना। अब एग्जाम्पल 10 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 10 की स्टेटमेंट है नादिया वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट ₹9,435 अमंग हर 3 चिल्ड्रन। ठीक है, नादिया के लेट्स सपोज कि 3 बच्चे हैं, जैसे कि नादिया आपकी मामा हो सकती हैं, आप 3 बहन भाई हो और आपकी मामा जो है आप 3 बहन भाइयों में ₹9,435 को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं। ठीक है, निदा, रेहान एंड अलीम। ठीक है, नादिया के कौन कौन से बच्चे हैं, निदा, रेहान और अलीम। ठीक है, ये नादिया के बच्चे हैं। ठीक है, शी डिस्ट्रीब्यूटेड दिस मनी इन सच आ वे दैट निदा रेशो रेहान, यानी कि वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट अपनी मनी करती है कि निदा रेशो रेहान, यानी कि जो मनी डिस्ट्रीब्यूट करती है उस निदा की और रेहान की क्या रेशो बनती है कि निदा जो है 4 पार्ट्स लेती है तो रेहान जो है उसके 5 पार्ट्स होते हैं। एक जितने अगर पार्ट्स हों तो निदा के 4 हैं तो रेहान के 5 हैं। और रेहान और अलीम का रेशो ये है कि अगर रेहान के पास 3 पार्ट्स हैं तो अलीम के पास उतने जो है वो 2 पार्ट्स हैं। तो अब इसको हम सबसे पहले टोटल अमाउंट फाइंड कितनी है, 9,435 है। ठीक है, फिर हम द रेशो ऑफ निदा, रेहान और अलीम फाइंड करेंगे। तो निदा, रेहान और अलीम लिखेंगे क्योंकि रेहान की 2 दफ़ा मनी बताई हुई है, निदा की है निदा और रेहान की रेशो है 4:5 और रेहान और अलीम की है 3:2। तो फिर हम इनके रेशो लिख देंगे। इधर हमारी निदा की रेशो आएगी, इधर रेहान की और इधर अलीम की आएगी। तो निदा की क्या होगी, 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो दूसरी रेशो है उसके, यानी कि निदा फर्स्ट रेशो को कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट को दूसरी रेशो का
जैन से मल्टीप्लाई करके निदा की रेशियो आ जाएगी। फिर रेहान की रेशियो क्या आ जाएगी, फर्स्ट रेशियो के कॉन्सिक्वेंट से हम सेकंड रेशियो के एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेहान की रेशियो आ जाएगी। अलीम की रेशियो क्या आ जाएगी कि फर्स्ट रेशियो के कॉन्सिक्वेंट से हम सेकंड रेशियो के कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो अलीम की रेशियो आ जाएगी। ठीक है, हम इधर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, इधर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 या 5 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं, और इधर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। 4 टाइम 3 12 हो गया, 3 टाइम 5 15 हो गया, 5 टाइम 2 10 हो गया। इसके बाद हम सम ऑफ रेशियोज फाइंड कर लेंगे ताकि हमें पता लगे इस मनी के सबसे पहले हमने टोटल कितने पार्ट्स करने हैं। ठीक है, 12 + 15 + 10 करेंगे, 2 + 5 7 7 + 0 7 और 1 + 1 2 2 + 1 3 37 आ जाएगा। यानी टोटल हमने 37 पार्ट्स करने हैं। अब हम बताएंगे कि जो है निदा कितनी मनी गेट करेगी। निदा तकरीबन 12 पार्ट्स कर रही है, 37 में से 12 ओवर 37 ऑफ कितने ₹9,435 के कर रही है। तो नाउ हम इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब हमने क्या कर देना है, इधर आकर हम चेक करते हैं। ठीक है, निदा से 37 और 12 तो आपस में डिविजिबल नहीं है, 37 खुद ही प्राइम नंबर है। क्या 9,435 से 37 डिवाइड हो रहा है, पहले उसको चेक कर लेते हैं। 37 टाइम 2 हो जाता है 74। ठीक है, 2 टाइम 74 हो जाता है, माइनस करते हैं 4 - 4 0 9 - 7 2 आ जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा 203। 37 टाइम 5 185 होता है। आप इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई इसके मल्टीपल्स करके भी लिख सकते हो। ठीक है, 9 3 में से नहीं होता, हम बारो करते हैं, ये हमारे पास 13 हो जाता है। 13 में से 5 8 और 9 में से 8 1 हो जाएगा, फिर 1 में से 1 0 नहीं लिख रहे और ये 5 जो है नीचे आ जाएगा और 37 टाइम 5 जो है वो 185 हो जाएगा। ठीक है, और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 37 जो है 255 टाइम आ रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो हम कह देते हैं 255 टाइम 900 और 1 टाइम 37 आ गया। अब 255 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपने मल्टीप्लाई कर लेना तो ₹3060 आएगा। इस तरह से आप फिर रिहांस का शेयर लिखोगे। रिहांस के 15 पार्ट्स हैं, टोटल 37 में से 15 ओवर 37 आप ये तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आप इधर से वही कटिंग आ चलेगी आपकी 255 टाइम 9,435 और 1 टाइम 37। फिर हम 255 से जो है 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3,825 आ जाएगा। इस तरह से अलीम्स के थे 10 शेयर 10 ओवर 37, तो फिर आप इधर 255 टाइम ये आ जाएगा और 1 टाइम 37 नीचे 1 ख़त्म हो जाएगा डिनोमिनेटर में और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे एक 0 आ जाएगा। सिंपल है, तो बाकी आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती थी इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन शो नहीं की, लेकिन आपने इसको मल्टीप्लाई करके आंसर जो है वो लिखने हैं। लास्ट में हम इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, निदस के शेयर कितने थे 3060 और रेहान के शेयर थे 3825 और लीम की शेयर 2550 थे। हम चेक करेंगे कि टोटल वही आता है जो कि नादिया डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी, तो हमारा आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, 0 + 5 + 0 5। ठीक है, 6 + 2 8 8 + 5 13 13 3 10 और 1 100 हो जाएगा। 1 + 0 1 1 + 8 9 9 + 5 14 4 और 1000 1 + 3 4 4 + 3 7 7 + 2 9 और 9435। तो हमारी ये जो सारी कैलकुलेशन है वो फिर इधर आके मेक श्योर हो जाती है कि वो हमारी कैलकुलेशन सही है। ठीक है, तो हमारी एग्जाम्पल 10 जो है वो हो जाती है डन। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस 1 पर आ जाते हैं। प्रैक्टिस 1 की स्टेटमेंट है द टोटल प्राइस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इज़ इन द रेशियो। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वो होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जिनके स्विच होते हैं जो आप अपने स्विच पे लगाते हो, स्विच बोर्ड पे लगाते हो, उनको प्लग करते हो और देन बटन ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी से वो चलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन वो मशीन होती है जिसमें आपकी मदद आपके कपड़े वॉश करती है। फ्रिज, ठीक है, फ्रिज भी सब बच्चों को पता है सबके घर में होती है और उसमें आप जो है फूड को स्टोर करते हो। ठीक है, वॉशिंग मशीन और फ्रिज की जो प्राइस की रेशियो है वो 2:3 है और एंड फ्रिज टू एसी होता है रूम को एयर कंडीशन करने के लिए। वो भी सब बच्चों ने ऑलमोस्ट देखा होगा, कईयों के घर में भी मौजूद होगा। ठीक है, एयर कंडीशनर होता है, ठीक है, जो कि गर्मियों में जो है टेम्परेचर को कम करता है, जिससे आपको उस रूम में कूलिंग जो है महसूस होती है और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। ठीक है, फ्रिज टू एसी का रेशियो 4:5। ठीक है, इफ़ सबा पेड ₹98,000, तो अगर सबा जो है वो 98,000 पे करती है इन तीनों आइटम्स के लिए, देन फाइंड द प्राइस ऑफ ईच आइटम। और हमने हर आइटम की प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, उनका रेशियोज भी आपको गिवन है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम द टोटल प्राइस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लिख लेते हैं। ठीक है, वो कितनी है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वो है हमें कितनी दी हुई है, उसने कितने पेड की थी, वो है ₹98,000। ठीक है, वो हमने लिख लेनी है।
ठीक है। तो फिर हमने वॉशिंग मशीन का रेशो ले लेना है, ठीक है, फ्रिज से, और फिर फ्रिज का रेशो हो गया लास्ट में एसी से, ठीक है। तो पहले हमने लिख लेना वॉशिंग मशीन का रेशो फ्रिज से है 2:3, ठीक है, और फिर एसी का फ्रिज का रेशियो है एसी से, वो है 4:5, ठीक है ना। अब हमने वॉशिंग इनके रेशियोज फाइंड कर देने हैं, ठीक है, रेशियो लगा देना है, ठीक है। वॉशिंग मशीन का कितना शेयर बन जाएगा 2 टाइम्स 4, और फ्रिज का 4 टाइम 3 या 3 टाइम 4 भी कह सकते हैं, ठीक है, 4 टाइम 3, और एसी का बन जाएगा 3 टाइम 5, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टाइम 4 8 हो गया, 4 टाइम 3 12 हो गया, और 3 टाइम 5 15 हो गया। और सम ऑफ रेशियोज अब फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कितने इस अमाउंट को हमने कितने पार्ट्स में पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 8 + 12 + 15 कर लेते हैं, वंस को ऐड करते हैं, 8 + 2 10, 10 + 5 15, 5 और 1 10, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 35 टोटल हमने पार्ट्स करने हैं। अब हम सबसे पहले प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन फाइंड आउट कर लेते हैं। प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितनी हो जाएगी, 35 पार्ट्स करने हैं, उसमें से 8 पार्ट्स वॉशिंग मशीन की प्राइस है, ठीक है। और जो मनी है वो कितनी है, ₹98,000, ठीक है। अब हमने 35 और 98,000 में देखना है इनकी कटिंग होती है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है 35 5 से डिविजिबल है, और 98,000 के भी लास्ट डिजिट 1 प्लेस पे 0 है, तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। 5 से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 5 टाइम 1 होता है 5, 9 में से 5 निकाले 4, 48 बन गया, और 5 टाइम 9 हो गया 45, 48 में से 45 निकाले 3 बन गया, 5 टाइम 6 हो गया 30, 5 टाइम 0 हो गया 0, 5 टाइम 0 हो गया 0, और 5 टाइम 7 हो गया 35, ठीक है। 19,600 ओवर 7। अब हमने देखना है कि 19,600 की 7 से कटिंग होती है कि नहीं, उसके लिए हम इसको सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 7 का कोई भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता। 7 टाइम 2 हो गया 14, ठीक है, इसे से हम करते हैं, ठीक है। 9 में से 4 हम माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 6 7 आ जाएगा, 7 टाइम 8 होता है 56, तो नाउ 0 आ जाएगा, 7 टाइम 0 हो गया 0, और फिर 0 आ जाएगा, 7 टाइम 0 हो गया 0, ठीक है। 7 टाइम 2,800 हो जाता है हमारे पास 19,600, और 7 टाइम 1 हो जाता है हमारे पास 7, ठीक है। ये अब हमने कह दिया कि 35 टाइम 2,800 हो गया 98,000, और 35 टाइम 1 हो गया 35, ठीक है। अब इक्वल करते हैं, रुपीज़ में हमारा आंसर आ रहा है। ऊपर डिनोमिनेटर में 1 है, उसको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर डिनोमिनेटर में चल जाएगा 8 × 2,800, और डिनोमिनेटर में आ रहा है 1, ठीक है। अब ये हाली न्यूमरेटर होल नंबर आएगा, ठीक है। 8 टाइम 0 0 होता है, 8 टाइम 0 0, 8 टाइम 8 हो जाता है 64, 4 6 कैरी, 8 टाइम 2 हो जाता है 16 + 6 22,400 जो है वो वॉशिंग मशीन की प्राइस आ रही है, ठीक है। अभी हमने जो है प्राइस ऑफ फ्रिज और प्राइस ऑफ जो है एसी भी वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम प्राइस ऑफ फ्रिज फाइंड कर लेते हैं, वो हो जाएगी 12 पार्ट हैं 35 में से, 12 ओवर 35 मल्टीप्लाई बाई ₹98,000 आ जाएगा, ठीक है। 35 की कटिंग कर लेते हैं। 35 टाइम 2,800 आ रहा था 98,000, और 35 टाइम 1 आ रहा है 35, और फिर हमारा आंसर पीस में आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 2,800 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमने रुपीज़ 12 को मल्टीप्लाई कर देना 2,800 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 8 16, 6 1 का 2 टाइम 2 4 + 1 5, 5,600, 10 से करेंगे 0, फिर 1 से कर लेते हैं 1 0 0 1 8 2, ठीक है। ऐड कर लेते हैं 0 + 0 0 0 6, 5 + 8 13, 3 1 कैरी, और 1 + 2 3, 33,600 जो है आ जाती है हमारे पास प्राइस ऑफ फ्रिज। लास्ट में हमने प्राइस ऑफ फाइंड करनी थी, प्राइस ऑफ एसी फाइंड करनी थी। नाउ प्राइस ऑफ एसी को फाइंड करना, एयर कंडीशनर की प्राइस को फाइंड करना है, तो वो उसके थे 15, टोटल 15 में से 35 पार्ट्स थे, और प्राइस है ₹98,000, ठीक है। 35 टाइम 2,800 होता है 98,000, 35 टाइम 1 होता है 35, तो ऊपर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 2,800, और नीचे आ जाएगा 1। अब 2,800 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 5 0 0 5 8 40 0 4 कैरी, 5 2 10 + 4 14, ठीक है। अब 1 से करेंगे सिंपल, अब ऐड कर लेंगे 0 0 0, 12 2 1 कैरी, 4 आ जाएगा, 42,000 आ जाएगी हमारे पास एसी की प्राइस, ठीक है। सबा ने पे किए हैं वॉशिंग मशीन के लिए 22,400 रुपीज़, और फ्रिज के लिए ₹33,600, और जो है एसी के लिए ₹42,000। तो अब जो हमने फाइंड आउट किया, क्या हमने कोई गलती तो नहीं अंदर कर दी, उसके लिए हम इसको चेक भी करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे तो हम मेक श्योर हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है। अगर हम इन तीनों को जो प्राइस को ऐड करें और ₹98,000 ही आ जाए तो हमारा आंसर सही है।
फिर लास्ट में हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन के लिए उसने पे किए थे ₹22,400 और फ्रिज के लिए उसने ₹33,600 पे किए थे और ₹42,000 उसने फ्री एसी के लिए पे किए थे। ऐड कर लेते हैं, ठीक है। रुपीस में आंसर आएगा 0 + 0 + 0 0 1, 0 + 0 + 0 0 10, 4 + 6 10 + 0 1000 यानी 0 100 और 1000, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8000 और 1 2 3 5 5 + 4 90,000, ठीक है। ₹98,000 आ गया। तो यहाँ से हमने अपने क्वेश्चंस को किया सॉल्व। हमारी यहाँ पर आकर प्रैक्टिस 1 जो है वो हो जाती है कंप्लीट। नाउ लास्ट में हम आ जाते हैं इस पेज के रिमेंबर पर, ठीक है। रिमेंबर पर हमें बता रहा है कि किस तरीके से हमने किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ठीक है। बेसिकली बता रहा है कि टू सॉल्व एनी ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, किसी भी आप वर्ड प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने लगते हो तो 4 स्टेप्स उसके होते हैं, ठीक है। फर्स्ट में रीड, ठीक है। रीड द स्टेटमेंट ऑफ गिवन प्रॉब्लम एंड इन्वॉल्व योर सेल्फ इन इट अंटिल यू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपने सबसे पहले जो स्टेटमेंट है, जो आपको प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम या क्वेश्चन को दिया जाता है, जैसे रियल लाइफ जिसमें नेम्स आते हैं और कोई सिचुएशन आपको बताई जाती है, सबसे पहले आपने उसको अच्छे से रीड कर लेना है। पहले आपने रीड करने के आपने उसके हर वर्ड को अच्छे से रीड कर पा रहे हैं, कोई मिसिंग तो नहीं कर रहे। देन आपने उनके वर्ड्स के मीनिंग्स को अंडरलाइन करके लिख लेना। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो। फिर आप उसकी स्टेटमेंट को अपने अंदर जो है माइंड पे मैप करो कि ये हो रहा है, ये सिचुएशन है, ये चीज़ है, तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। सेकंड में आ जाता है प्लान, ठीक है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, अब आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपको सारी सिचुएशन की समझ आ गया है। प्लान टू फाइंड द रिक्वायर्ड थिंग्स, प्लान करें कि क्या क्या आपने फाइंड करना है और इसमें क्या क्या पूछ रहा है आपसे। एंड डिसाइड विच मैथड यू नीड टू अप्लाई फॉर योर सोल्यूशन, ठीक है। एक क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे मैथड हो सकते हैं। फिर आपने जब पता लगे क्या फाइंड करना है, आपने सोचना है कि कौन सा मैथड आप यूज़ करोगे कि आप अपने आंसर को लेके आ जाओ। थर्ड पार्ट पे आ जाए, थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है, मेक अ कैलकुलेशन, आपने कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी है। फाइंड द रिक्वायर्ड थिंग फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स, ठीक है। और जो स्टेटमेंट दी हुई है उसमें से जो फाइंड करने के लिए क्या हुआ है तो वो आपने फाइंड आउट कर देना है। फोर्थ लास्ट में आपने चेक करना है, ठीक है। जब आपने फाइंड भी कर लिया है तो कोई वर्ड प्रॉब्लम है उसको चेक भी किया जा सकता है, ठीक है। जो वर्ड प्रॉब्लम दी होती है उसको ईजिली चेक किया जा सकता है। जो टोटल क्वांटिटी या जो क्वेश्चन के अंदर ही नंबर होते हैं उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली चेक योर सोल्यूशन बाय अप्लाइंग, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स और रिवाइज योर सोल्यूशन, ठीक है। आप डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करते हुए अपने सोल्यूशन को चेक कर सकते हो या आप अपने सोल्यूशन को देख सकते हो। इस तरह से जो है आपकी प्रॉब्लम, अगर आपका जो प्रॉब्लम के अगर आपने एग्जैक्ट कैलकुलेशन की होगी देन आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिमेंबर, तो इसको हाईलाइट कर लें और इसको आपने बार बार पढ़ना है ताकि आपको पता लगे किस तरह से आपने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना है। लास्ट में पेज नंबर 54 पे हमारे पास एक एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी 1 के नाम से आस्क द वैल्यू ऑफ द गिवन प्राइस बॉन्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स, ठीक है। कोई गिवन प्राइस बॉन्ड, आप कोई प्राइस बॉन्ड सर्च कर सकते हो, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स से पूछो एंड देन डिवाइड द वैल्यूड अमाउंट। लेट्स सपोज कि वो आपका प्राइस बॉन्ड निकल आता है तो उसकी जो वैल्यू मिलती है, अमाउंट जो मिलती है, उसको आपने अपने सिबलिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपने और अपने बहन भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। बॉयज़ टू गर्ल्स में क्या रेशो होगी, 1 बॉय की 1 है और गर्ल की जो है वो 2, यानी बॉय को 1 पार्ट मिलेगा और गर्ल को 2 पार्ट मिलेगा। इस तरह से आपने अपनी सिबलिंग्स में उस अमाउंट को डिवाइड करना है। ये बेसिकली आप एक एक्टिविटी है। लेट्स सपोज आपने अपने वैल्यू ऑफ गिवन प्राइस बॉन्ड जो है वो ₹700,000 है, ठीक है। तो वी आर आप लेट्स सपोज है, लेकिन आपने उस हिसाब से करना है जितने आप बहन भाई हो। आप 2 सिस्टर्स और 1 ब्रदर हो, ठीक है। आप कह लीजिए हो कि माई एल्डेस्ट सिस्टर जो है उसकी रेशो आपने अपने से करनी है, ठीक है, और उसकी रेशो आपने अपने यंगेस्ट छोटे भाई से करनी है, ठीक है। आपकी एल्डेस्ट सिस्टर जो है वो सिस्टर है क्योंकि गर्ल्स के 2 हैं तो 2 उसका रेशो आ जाएगा, और आप गर्ल हो तो 2, बॉय हो तो 1, ठीक है, और आपका भाई बॉय है तो उसका 1 आ जाएगा। फिर आपने सम ऑफ रेशोज़ फाइंड आउट करनी है जो कि 2 + 2 + 1 यानी टोटल आपने अमाउंट के 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं, ठीक है। अमाउंट विल गिव टू माई एल्डेस्ट सिस्टर, कितनी अमाउंट जो आपकी बड़ी बहन को मिलेगी वो हो जाएगी आपने 2/5 यानी 2/5 ऑफ ₹700,000 हो जाएगी। लास्ट चीज़ 0 है, 5 से डिविजिबल है तो करते हैं। 5 × 1 जो है वो 5 होगा, 7 - 5 2 होता है, 5 × 4 20 हो गया, 5 × 0 0 हो गया, 5 × 0 0, 5 × 0 0, 5 × 0 0, 5 × 1 जो है वो 5 हो जाएगा।
ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आ जाएगा रुपीज़ में आंसर, और क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो आली आपका जो है न्यूमरेटर होल नंबर में ही आंसर आएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 140,000 से। 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 0,000 0, 2 टाइम 40,000 80,000, मतलब 2 टाइम 1 हो गया 2, 280,000 बन जाएगा। अब अमाउंट विल गिव टू यू यानी टू मी कहेंगे, वो भी आपकी 2 पार्ट्स हैं टोटल 5 में से। 2 और 5 मल्टीप्लाई बाई ₹700,000 तो सेम अमाउंट है, तो सेम आंसर आएगा ₹280,000। यानी आप बहने हो तो एक बहनों को एक जितना ही मिलेगा। ठीक है। अमाउंट विल गिव टू योर यानी कि माई यंगेस्ट ब्रदर, वो क्या हो गया 1 पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 1/5 मल्टीप्लाई बाई ₹700,000। ठीक है। तो कटिंग तो उस तरह से ही होगी 5 टाइम 140,000 और 5 टाइम 1 जो है वो 5 हो जाएगी। तो 140,000 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140,000 आएगा। तो इस तरह से आपका भाई जो है वो 140,000 गेट कर लेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा बहन भाई हो तो अमाउंट डिफरेंट है, तो उस तरह से आपने डिवाइड कर लेना है। आपकी एक्टिविटी भी 1 भी हो जाती है कंप्लीट, हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म। इसलिए अब हम अपनी वीडियो को करें एंड उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।